सीढ़ियों पर भी देखता हूँ घूमते घूमते आते हैं, है ना। जिसको क्लास पढ़ानी है वो टाइम पर आएगा और पढ़ने वाले घूम घूम कर आएंगे। फिर क्लास में आने के बाद में 2-4 मिनट बातें भी करेंगे, फिर है ना। क्लास का टाइम कंप्लीट होगा उससे पहले भी बात करना स्टार्ट कर देंगे कि काश आज टीचर क्लास पहले छोड़ दे तो मजे आ जाए, है ना। अच्छा लगता है। खैर, ये क्या कह रहे थे भाई? आवाज नहीं आई थी यार, क्या कह रहे थे आप? और ये जवाहरलाल नेहरू साहब की जो स्टेटमेंट है, इसको हम लोग पढ़ रहे थे, तो आप सबसे पहले लिखेंगे इसके बारे में कि इसने क्या कहा था विज्ञान के बारे में। इसने कहा था कि विज्ञान का अर्थ केवल परख न ले, विज्ञान का अर्थ केवल परख न ले, किसी वस्तु को छोटा बड़ा करने के लिए, किसी वस्तु को छोटा बड़ा करने के लिए छोटा बड़ा करने के लिए इसको उसमें मिलाना न होकर, इसको उसको मिलाना न होकर तार्किक रूप से बुद्धि को प्रशिक्षित करना है। तार्किक रूप से बुद्धि को प्रशिक्षित करना है। ये जवाब दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है काफ़ी। जवाहरलाल नेहरू का जब भी जिक्र आता है तो तार्किक रूप से बुद्धि को प्रशिक्षित करना है, ये इसका मतलब रहेगा। तो इन्होंने कहा कि भाई विज्ञान का जब पूछोगे, विज्ञान का अर्थ केवल ये नहीं है पर्सनली किसी वस्तु को छोटा बड़ा करने के लिए इसको उसको मिलाना न होकर क्या है, तार्किक रूप से बुद्धि को प्रशिक्षित करना, ये इसका मीनिंग इन्होंने बताया है। अब चूंकि ये इत्तेफाक कहूँगा, खैर मैं तो, बाकी इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। परिभाषाओं की बात चल रही थी और पहली परिभाषा भी इंडियन की याद आई। कसम से मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि मैं पहली किसी इंडियन के डेफिनेशन बोलूँगा, पता नहीं क्यों वो तो मुंह से निकलती चली गई और वो इंडियन के नाम ही आते चले गए। और ये मैं इसलिए बोला क्योंकि अगला भी मेरी जुबान पे जो नाम आया वो भी इंडियन का ही नाम आया। और अगला जो इंडियन का नाम है वो नाम है डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी का। और कोठारी से जब पूछा कि भाई विज्ञान किसे कहते हैं, भारतीय प्रधानमंत्री के ये रक्षा मामलों के सलाहकार थे, इसका मतलब विज्ञान की समझ रही होगी इनको। तो जब इनसे पूछा कि विज्ञान किसे कहते हैं तो इन्होंने भी केवल ये कहा है कि विज्ञान का मतलब है, विज्ञान का अर्थ है विज्ञान को करना। विज्ञान का अर्थ विज्ञान को करना, इसका मतलब है कि विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसको करके ही सीखा जा सकता है। इसको कभी भी हम व्याख्यान के माध्यम से नहीं सीख सकते। तो विज्ञान को सीखना है, आपको कार्य करना पड़ेगा, आपको क्रियाएं करनी होंगी। इसलिए इसने कह दिया कि विज्ञान का अर्थ विज्ञान को करना होता है। ये आपने जवाब दिया है। तो नेक्स्ट जो डेफिनेशन है ये रहेगी आपकी डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी के अनुसार। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो दौलत सिंह कोठारी के अनुसार, ऐसा भी लिख सकते हो दौलत सिंह कोठारी के अनुसार। ये जवाब दिया था आपका विज्ञान के बारे में। और ये कह रहे हैं कि साहब विज्ञान का अर्थ विज्ञान को करना है। विज्ञान का अर्थ विज्ञान को
करना है। ये जवाब दिया है आपका डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी के द्वारा। विज्ञान का अर्थ विज्ञान को करना होता है। अब ये जब जवाब दिया आप लोगों ने कि विज्ञान को करके ही सीखा जा सकता है, ये इनका जवाब था। तो ऐसा नहीं कि केवल इंडियंस लोगों ने ही इसको डिफाइन किया है, बहुत अच्छे अच्छे विद्वान हैं जिन्होंने इसको और अच्छे से परिभाषित किया है। तो उसमें एक नाम है, शायद आपने सुना होगा, उसको हमारे यहाँ पर कुछ परीक्षाओं में उसका नाम देखा है। तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले उसी की डेफिनेशन को बताऊं। उस विद्वान का नाम है लॉर्ड बुलाक। क्या नाम है? लॉर्ड बुलाक। और ये जो लॉर्ड बुलाक है, जितना अजनबी इसका नाम है, उससे कहीं बेहतरीन डेफिनेशन इसके द्वारा दी गई है। तो आप कहोगे सर लॉर्ड बुलाक ने ऐसा क्या कहा है? तो भाई ये जो लॉर्ड बुलाक की जो डेफिनेशन है उसके बारे में ये बंदा कह रहा है। और क्या कहा है? ये तो नाम है इसका लॉर्ड बुलाक। अब लॉर्ड बुलाक ने क्या कहा? तो कहता है कि साहब ये जो विज्ञान है ये तो आधुनिक मानव की सबसे बड़ी बौद्धिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धि मानी जाती है। मैं रिपीट कर रहा हूं, विज्ञान क्या है? तो ये कह रहा है कि भाई ये जो आधुनिक मनुष्य है, आज का मानव है, इस मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। कौन सी वाली उपलब्धि? तो जवाब दिया है इन्होंने कि साहब ये बौद्धिक उपलब्धि मानी जाती है, सांस्कृतिक उपलब्धि मानी जाती है, क्योंकि विज्ञान को मनुष्य के मस्तिष्क की उपज माना जाता है। इसलिए क्या कह दिया कि विज्ञान आधुनिक मानव की सबसे बड़ी बौद्धिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धि मानी जाती है। उसका कारण है क्योंकि विज्ञान को विभिन्न संस्कृतियों का परिणाम भी माना जाता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, विज्ञान को विभिन्न संस्कृतियों का परिणाम भी माना जाता है। इसलिए ये व्यक्ति ऑटोमेटिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो जाता है। क्या कहा था इसने? ये कह रहा है कि साहब विज्ञान आधुनिक मानव की, ये जवाब है, विज्ञान आधुनिक मानव की सबसे बड़ी, विज्ञान आधुनिक मानव की सबसे बड़ी बौद्धिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धि है। ये आपने जवाब दिया है और कुल मिलाकर आपने जवाब दिया है आपको कि साहब ये जो विज्ञान है ये आधुनिक मानव की सबसे बड़ी बौद्धिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धि है। ये जवाब दिया था लॉर्ड बुलाक के द्वारा। चिंता मत करना, केवल जो महत्वपूर्ण परिभाषा है 5-6 वही लिखवाऊंगा, फालतू एक भी नहीं लिखवाऊंगा। यहाँ पर लिखा है आपने विज्ञान के बारे में 3 डेफिनेशन स्टार्टिंग में भारतीयों की पढ़ी है, उसके बाद में आ जाती है लॉर्ड बुलाक की डेफिनेशन आ जाती है। लॉर्ड बुलाक के बाद में मैं समझता हूँ कि विज्ञान में अब तक, पेपर देख लेना, देखोगे तो आपको यकीन हो जाएगा, यदि अब तक सबसे ज़्यादा बार कोई डेफिनेशन पूछी गई है विज्ञान के बारे में तो वो डेफिनेशन है आइंस्टीन की। किसकी पूछी गई है? आइंस्टीन की। और आइंस्टीन की जो डेफिनेशन है काफ़ी फेमस मानी जाती है। उन्होंने केवल इतना सा कहा था कि ये जो विज्ञान है ये कोई ऐसा विषय है जो हमारी अस्त व्यस्त ज्ञान की जो सूचनाएं होती है, ज्ञान की जो जानकारियां होती है, उनको एक व्यवस्थित रूप में रखने की जो प्रक्रिया है उसे कहा जाता है विज्ञान। मैं रिपीट करूंगा, हमारी ज्ञात अनुभूतियों की अस्त व्यस्त विभिन्नता को एक तर्कपूर्ण विचार प्रणाली में रखने की प्रक्रिया को ही विज्ञान कहते हैं। तो आप कहोगे सर क्या है, समझ में नहीं आया, तो उसको बहुत सिस्टम से आसान शब्दों में बता दूं। कहते हैं कि आपके पास ज्ञान की कमी नहीं है, आपके पास जानकारियों की कमी नहीं है, आपके पास सूचनाओं की कमी आपके पास नहीं है, लेकिन ये सारा का सारा ज्ञान, ये सारी की सारी जो जानकारियां हैं हमारे दिमाग में ना अस्त व्यस्त भरी पड़ी है। ये अस्त व्यस्त भरी पड़ी है, कोई सिस्टम नहीं है इनका। लेकिन ये विज्ञान क्या करती है कि जो हमारा ज्ञान है उस ज्ञान को एक संगठित रूप में रखने का काम करता है। किसके अनुसार?
तो जवाब है आइंस्टीन के अनुसार। मैं दोबारा बात करूं, हमारी ज्ञान अनुभूतियों की अस्त व्यस्त विभिन्नता को एक तार्किक रूप में रखने की जो प्रक्रिया है उसी को विज्ञान कहा जाता है। किसके अनुसार? तो जवाब है आइंस्टीन के अनुसार। तो जो नेक्स्ट डेफिनेशन है उसमें हम लोगों ने नाम लिखा है और ये रहेगा आइंस्टीन के अनुसार। ये जवाब है आपका आइंस्टीन के अनुसार। और इसमें लिखा हमने हमारी ज्ञान अनुभूतियों की अस्त व्यस्त विभिन्नता को एक तार्किक प्रणाली में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया विज्ञान है। ये जवाब आपका दिया है आइंस्टीन के द्वारा कि विज्ञान का मतलब है हमारा जो ज्ञान है उस ज्ञान को एक व्यवस्थित रूप में रखने की जो प्रक्रिया है उसे हम विज्ञान कहते हैं। किसके अनुसार? तो जवाब दिया है आइंस्टीन के अनुसार। अब हमने जवाब देखा है कि भाई दो हमने जो विदेशी है उसको भी देखा है, लॉर्ड बुलाक को भी हमने देखा है, उसके अलावा हमने आइंस्टीन को भी देखा है। एक और जवाब है हमारे पास और वो जवाब रहेगा लेविस के अनुसार। और जब पूछा कि साहब लेविस क्या कह रहे हैं तो कहते हैं कि साहब लेविस का केवल इतना सा कहना है कि जो हमारे व्यवस्थित अनुभव है उन व्यवस्थित अनुभवों के या अनुभवों का जो व्यवस्थित वर्गीकरण है उसी को विज्ञान कहा जाता है। किसके अनुसार? तो जवाब है लेविस के अनुसार। रिपीट करूंगा, अनुभवों का व्यवस्थित जो वर्गीकरण है उसी को विज्ञान कहा गया है। किसके द्वारा? तो जवाब है लेविस के द्वारा। तो इसमें केवल छोटा सा सेंटेंस है कि साहब अनुभवों का व्यवस्थित वर्गीकरण ये जवाब है आपका अनुभवों का व्यवस्थित वर्गीकरण विज्ञान है। तो ये कुछ परिभाषाएं आपने देखी है। विज्ञान के अर्थ हमें मालूम है, विशिष्ट ज्ञान होता है। परिभाषा में कई सारे नाम आपने देख लिए हैं। अब हमें ये मालूम चला कि विज्ञान किसे कहते हैं। ये मालूम है कि भाई विज्ञान को डिफाइन करने का काम कौन से विद्वानों के द्वारा किया गया है। कई बार हमसे एक प्रश्न पूछा जाता है, कई परीक्षाओं में देखा हुआ है, और वो पूछा है कि भाई विज्ञान की प्रकृति कैसी है। ये प्रश्न पूछा जाएगा कि विज्ञान की जो प्रकृति है ये प्रकृति कैसी होती है। तो कई बार तो पूछता है कि विज्ञान की प्रकृति कैसी होती है, और कई बार क्या करेगा कि आपसे डायरेक्टली पूछेगा कि विज्ञान के बारे में या विज्ञान की प्रकृति के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो अब वो जो असत्य कथन आपका बनेगा उसको हम कैसे पहचानेंगे, तो ये जानने के लिए छोटी सी एक प्रयास करेंगे। और उसमें हम लोगों ने पूछा है विज्ञान की प्रकृति, और जब आपसे पूछेगा विज्ञान की प्रकृति के बारे में कि विज्ञान की प्रकृति कैसी होती है, विज्ञान के बारे में कौन से कथन हैं जो महत्वपूर्ण माने जाते हैं, तो इसका जवाब है आपका कि विज्ञान की प्रकृति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जवाब है आपके। प्रकृति का मतलब जानते हो ना, स्वभाव को कहते हैं। प्रकृति का मतलब है विशेषताएं, कि विज्ञान की विशेषता कौन सी है, विज्ञान का स्वभाव कैसा होता है। तो कुछ पॉइंट लाजवाब है जो परीक्षा में तो हमेशा मिलते हैं लेकिन हम इनको पढ़ते कम है, तो मैं उन्हीं को पहले बता रहा हूं जो फ्रिक्वेंटली परीक्षा में पूछे गए हैं। तो पहला जवाब है आपका कि जो विज्ञान है, विज्ञान प्रक्रिया एवं उत्पाद दोनों है।
ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट जवाब है ये, और कई दफ़ा इसको आपकी परीक्षा में पूछा गया है। प्रश्न कैसे पूछा गया है वो भी मैं आपको बताऊंगा, एक बार आप इसको लिख लीजिएगा। केवल लिखा क्या आप लोगों ने, क्या लिखा है? विज्ञान की प्रकृति, उसमें लिखा है कि विज्ञान प्रक्रिया एवं उत्पाद दोनों है। इसका मतलब है कि विज्ञान हमें काम करना सिखाता है, हमें काम कैसे करना है, और दूसरा उस काम के परिणाम भी निकल कर आते हैं। तो जब हमें बताता है कि हमें काम कैसे करना है, तब तो ये क्या है? प्रक्रिया है। और जब हम उस काम को करते हैं तो हमें परिणाम मिलते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? उत्पाद। प्रश्न कैसे पूछा गया था? विज्ञान की प्रकृति है, पहला ऑप्शन था केवल प्रक्रिया होती है, दूसरा दिया केवल उत्पाद होता है, थर्ड था प्रक्रिया एवं उत्पाद दोनों है, और लास्ट में दे रखा था दोनों ही नहीं होते। तो आपको जवाब क्या है? दोनों है। ये दोनों का मतलब है प्रक्रिया भी है और उत्पाद भी है, काम करना भी सिखाता है और काम के परिणाम भी देता है। ये आपका जवाब है। अब आपने जवाब दिया कि साहब विज्ञान की प्रकृति के बारे में और बताइए, और क्या जवाब है? तो भाई देखिएगा, जो विज्ञान है इसके बारे में कहा जाता है कि विज्ञान तरल के समान होती है। बड़ा मजा आ जाएगा यदि आप में से कोई इस शब्द का मीनिंग बता दे कि विज्ञान तरल के समान होती है, लेकिन कैसे? लिख तो दिया मैंने कि विज्ञान तरल के समान होती है, लेकिन यह नहीं लिखा कि तरल के समान कैसे होती है। तो क्या आप बता सकते हो कि विज्ञान तरल कैसे होती है? विज्ञान तरल के समान कैसे होती है? कोई बताएगा आप में से? विज्ञान तरल होती है, तरल के समान होती है, लेकिन कैसे? कैसे विज्ञान तरल के समान होती है, लेकिन कैसे? इसका मतलब है तरल जो भी पदार्थ होगा, कुछ अपवाद को छोड़कर, तो तरल चीजें अपनी अवस्थाएं बदल लेता है कंडीशंस के अनुसार। रिपीट करूंगा, जो तरल वस्तु है उनका एक गुण होता है कि ये परिस्थितियों के अनुसार अपना रूप, अपना आकार, अपनी अवस्था बदल लेती है। पानी के ऊपर ये नियम लागू होता है, आपको अच्छे से मालूम है। एक एवरेज टेम्परेचर पर रखोगे, पीने लायक हो जाएगा। यदि उस टेम्परेचर को थोड़ा हाई कर दोगे, स्टीम मोड पर आ जाएगा, गैस मोड पर आ जाएगा, और उस टेम्परेचर को थोड़ा लेट ले जाओगे, नीचे ले जाओगे, CO2 फॉर्म में आ जाएगा। तो द्रव्य जो है अलग अलग कंडीशंस में अपनी अवस्थाओं को बदल देता है। ठीक उसी प्रकार से जो विज्ञान है, ये विज्ञान भी अपना स्वभाव बदल देती है अलग अलग कंडीशंस के अकॉर्डिंग। अब ये लाइन नहीं समझ में आई हो तो कृपया करके दिमाग पर जोर मत डालना, क्योंकि इसका सबसे आसान तरीका है फिर कि विज्ञान एक परिवर्तनशील विषय है। ये इसका सबसे आसान तरीका है। ये विज्ञान कैसा विषय है? परिवर्तनशील विषय है, क्योंकि विज्ञान में परिवर्तनों का स्वागत किया जाता है। होते हैं या नहीं होते भाई? गणित में परिवर्तन नहीं होते भाई, लेकिन किस में परिवर्तन होते हैं? विज्ञान में परिवर्तन होते हैं। तो इसको हमने दूसरा लिख दिया है, या इसके साथ में ही ब्रैकेट में मैंने लिख दिया है क्या, कि साहब विज्ञान एक परिवर्तनशील विषय है। विज्ञान एक परिवर्तनशील विषय है। विज्ञान एक परिवर्तनशील विषय है। ये आपने जवाब दिया है। अब मैं फिर दोबारा आपका ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहूँगा, क्योंकि गलती होती है यहाँ से प्रश्न में। और गलती क्या होती है कि विज्ञान की प्रकृति सार्वभौमिक होती है, लेकिन विज्ञान के नियम सार्वभौमिक नहीं होते हैं।
कंफ्यूजन हो तो मुझे पूछना, 5 बार पूछना, मैं 6ठी बार भी बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन क्लास में बिना सीखे मत जाना। मैंने कहा था कि विज्ञान की प्रकृति सार्वभौमिक होती है, लेकिन इसके नियम सार्वभौमिक नहीं होते हैं। इसका क्या मतलब है पता है? ये भी मुझे पूछना पड़ता है बताने के बावजूद कि इसका मतलब क्या है, और फिर आप आरोप लगाते हो मेरे ऊपर। मैं चाहूं तो बस बोल दिया, बोल के लिखवा दिया, क्या फर्क पड़ता है कि समझ में आया या नहीं आया। लेकिन मुझे पता है कि चीजें समझ में नहीं आई है। अभी मैं आपसे पूछूं कि मैंने बता दिया कि विज्ञान की प्रकृति सार्वभौमिक है, लेकिन इसके नियम सार्वभौमिक नहीं है। अब यदि इसका मीनिंग मैं आपसे पूछूं तो आप में कुछ लोग ही ऐसे होंगे जो जवाब दे पाओगे, बाकी अधिकांश असहज महसूस करोगे। है या नहीं है? है ना? आप पूछोगे नहीं, माता के भक्त हो सबको। बोला पूछना ही तो नहीं है, पूछेंगे तो बोला जी हमारी तो इमेज खराब हो जाएगी फिर, है ना? हम पूछेंगे तो जमाना क्या सोचेगा? जमाना यही सोचेगा अरे कोई तो पूछ लो ताकि हमारी भी समझ में आ जाए। विज्ञान के नियम परिस्थितियों के अनुसार बदल जाते हैं, ये इसका मतलब है। विज्ञान तो सर्वत्र है, हर जगह पर विज्ञान है। घर में भी विज्ञान है, आपकी पॉकेट में भी विज्ञान है। कोई मोबाइल फोन को जेब में रख के बैठा हो तो विज्ञान आ गई ना जेब में आपके। घर में भी आपका विज्ञान है, लेकिन विज्ञान के जो नियम है, बड़ी जोर से मुस्कुरा रही थी मैडम काफी देर से। अच्छा लगता है कि मैडम जब मुस्कुराती है। हमारे मार साहब तो बेचारे मुस्कुराते नहीं, तनाव में बैठे रहते हैं। पता नहीं कौन सा ऐसा दुखों का पहाड़ है जो टूटा पड़ा है या टूटने वाला है। बीच बीच में मैडम में मुस्कुराती है, बढ़िया लगता है देखकर। क्यों नहीं लगता? क्या अच्छा लगता है ना? अच्छा लगता है, दिल को सुकून सा मिलता है। लग रहा है कि हम उत्तराखंड की तरफ जा रहे हैं, वरना फिर ऐसे तो लगता है कि जैसे झारखंड में ही खड़े हुए हैं अभी तो। मैडम जरा गरीबों का भी उद्धार कर दो एक बार। अरे अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ जरा। चलिए, तो ऐसा कई सारे जवाब है अपने पास में। लूसेंट के पेज खोलकर देखे थे एक बार, लूसेंट के पेज खोलकर देखे थे तो वो विज्ञान के पेज निकले, और विज्ञान के जब पेज निकले तो पढ़ के भी देखा एक बार, तो उसमें चैप्टर खुला हुआ था, शायद गति था, गति के नियम वियम सारे कुछ लिखे हुए थे। तो उसमें लिखा था कि एक वस्तु की गति अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। रिपीट कर रहा हूं, उसमें लिखा हुआ था कि एक वस्तु की गति अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। एक वस्तु का घनत्व अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग होता है। ध्वनि की तीव्रता भी अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। इसका मतलब है कि विज्ञान के अपने नियम तो है, अपने सिद्धांत तो है, लेकिन इन जो नियम है, सिद्धांत है, उनके परिणाम सभी दशाओं में एक जैसे नहीं होते। इसलिए हमने कह दिया है कि विज्ञान के नियम तो है, लेकिन ये नियम सार्वभौमिक नहीं है। सार्वभौमिक वो होगा जो हर कंडीशन में आपको एक से परिणाम देगा। जैसे गणित सार्वभौमिक है, क्योंकि गणित के नियमों का प्रयोग आप कहीं पर भी करिए, उनके जो रिजल्ट होंगे वो रिजल्ट परिवर्तित नहीं होंगे, बल्कि समान होंगे। तो हमने नेक्स्ट लिखा है, और इसमें लिखा आप लोगों ने, विज्ञान एक सार्वभौमिक विषय है। विज्ञान एक सार्वभौमिक विषय है, ये आपने लिखा है। कॉमा करके लिखेंगे, इसके अपने नियम होते हैं, इसके अपने नियम होते हैं, इसके अपने नियम होते हैं, लेकिन विज्ञान के नियम,
सार्वभौमिक नहीं होते हैं, लेकिन विज्ञान के नियम सार्वभौमिक नहीं होते हैं। विज्ञान के नियम सार्वभौमिक नहीं होते, ये जवाब है आपका। सार्वभौमिक इसलिए नहीं है क्योंकि ये बदलते रहते हैं, परिवर्तन चलता रहता है इसमें, इसलिए हमने लिखा है कि साहब ये सार्वभौमिक नहीं होता है। हमारा अगला जवाब है और उसमें हम लोगों ने लिखा है कि विज्ञान में क्रमबद्धता, विज्ञान में क्रमबद्धता, सुव्यवस्थितता, विज्ञान में क्रमबद्धता, सुव्यवस्थितता तथा तार्किकता का विशेष महत्व होता है। विज्ञान में क्रमबद्धता, सुव्यवस्थितता तथा तार्किकता का विशेष महत्व होता है, ये हमने लिखा है। अब विज्ञान के बारे में एक शब्द पूछा गया था, एक नाम पूछा गया था, एक प्रश्न पूछा गया था। क्या हाल चाल है आप लोगों के? क्या हुआ? कुछ कह रहे थे आप लोग? छुट्टी किस चीज की? कैसी बातें करते हो आप लोग? बेकार के चक्करों में पड़े हो। छुट्टी तो वही आएगी जो आपको दीपावली, दशहरे की छुट्टियां मिलेगी आपको। उसी छुट्टी का इंतजार करना जो गर्मियों की छुट्टी मिलेगी आप लोगों को। उसी छुट्टी का इंतजार करना जो शीतकालीन में मिलेगी आप लोगों को। बाकी ये छुट्टियां तो पहली क्लास से मिलती जुलती आ रही है, कई बार आई, लेकिन इनसे कुछ ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया। छुट्टी तो वो होगी जो भले ही आप घर पर बैठे रहोगे लेकिन फिर भी हर महीने तनख्वाह आएगी। अरे यार, सच कह रहा हूं, कसम से, मैं पढ़ाते समय मेरे दिमाग में यही चल रहा होता है हमेशा कि मैं हर वो प्रयास करूं, हर उस लेवल तक आपको लेकर चलूं जैसे कम से कम मेरे वाले सब्जेक्ट में तो आपको जो सफलता मिलनी है उस कामयाबी में वो अपना एक महत्वपूर्ण रोल निभा सके आपको। यही कारण है कभी मैं मेहनत से नहीं भागता मैं। यही कारण है कि कई बार कुछ लोग हैं जो शिकायत करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि कमजोर लोगों को आसान काम पसंद होते हैं। रिपीट कर रहा हूं, आसान काम कमजोर लोग ही पसंद करते हैं और बहादुर लोग ही मुश्किल रास्तों पर चलते हैं। और यही कारण है, मैं तो क्लियर कहा आप लोगों से, मुझे पूछते हो कई बार आप, मैं तो किसी को बोला हो तो बता दो आज तक। कई बार पूछिए आपने किताब कौन सी पढ़े, कौन सी किताब पढ़े, मैंने तो आज तक नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? अरे यार, मेरे पढ़ाने के बावजूद भी आपको किताबों की जरूरत पड़ेगी, फिर मेरे पढ़ाने का फायदा ही क्या है? फिर सही है ये बात। ये फिर मेरे पढ़ाने का फायदा क्या हुआ जब मैं आपको 5 किताबों के नाम बता दूंगा, वो किताब ही पढ़ लो, फिर यहां पढ़ने की जरूरत क्या है? फिर या लाखों रुपए खर्च करने की जरूरत कहां पड़ गई फिर? इसलिए बार बार दो ही बात कहता हूं, केवल इस कॉपी को ईमानदारी से निकाल लेना, कॉपी को निकालने के बाद में पुराने प्रश्नों को जरूर पढ़ लेना, जरूरी है वो, और उसके अलावा पढ़ो तो बेहतर और ना पढ़ो तो बेहतर।
मैं तो बिल्कुल सजेस्ट नहीं करने वाला हूं। पुराने प्रश्न ना मिले मुझे बता देना, डाउनलोड कर करके भी आपको डाल दूंगा। और बोलो, आपसे नहीं डाउनलोड होता है क्योंकि रील देखने से फुर्सत नहीं मिलती अपने को, है ना, तो मैं वो भी काम कर दूंगा मैं। लेकिन फाइनली सिलेक्शन की जिद तो होनी चाहिए। फिर जिद किसकी होनी चाहिए? सिलेक्शन की जिद होनी चाहिए। आप सिलेक्शन की जिद कर लो, अड़ जाना बात में, हटना मत अपने इरादों से, और उसके एवज में आप मुझे बता देना कि सर हमारी जिद है सिलेक्शन लेने की, वो लेकर दिखाएंगे आपको। आप हमारी इस जगह पर सहायता कर दो, ये आप हमारी हेल्प कर दो, मेरी गारंटी है जो मैं अपने वादे से मुकर जाऊं तो आप मत बदलना। बस आप भी अड़े रहना कि नहीं सर सिलेक्शन ही लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए चाहे। तो मैं भी जिद कर रहा हूं आपसे कि भाई जो सहायता करोगे उससे 1 इंच पीछे नहीं हटने वाला हूं। बस ऐसे पढ़ने वाले मुझे मिले ही कम है आज तक। सारे मिलते हवेली पे चले, ऐसे मिलते हैं सर, ऐसे मिलते हैं चले आज कहीं, ऐसे मिलते हैं। फिर पढ़ने वाले मिलते ही नहीं है। कोई वो मिलता ही नहीं कि जो कहे कि यार उससे बात करने में मजा आए, कि नहीं सर पढ़ना है, सर ये बताओ, सर ये बताओ, सर ये बताओ, सर प्लीज ये अवेलेबल करवाओ ना, फिर मजा आता है पढ़ने का। आप करना यार, ऐसा करोगे नहीं करोगे? सिलेक्शन लेना है इसलिए। चलिए जी, एक नाम बता रहा था आप लोगों को, वो बीच में हमारे भाई साहब आगे थे, बड़ा जोरदार वाला नाम है। कहता है कि साहब जो विज्ञान है वो संज्ञा कम और प्रक्रिया ज्यादा है। विज्ञान संज्ञा कम और प्रक्रिया ज्यादा है। इसका मतलब है विज्ञान केवल नाम नहीं है, विज्ञान काम पर बल देता है। तो संज्ञा का नाम होता है केवल नाम, तो विज्ञान नाम नहीं है। विज्ञान का तो सही मामले में काम होता है एक्टिव रहना, कार्य करना। इसलिए अगली जो विशेषता बनेगी आपकी, उसमें लिखेंगे कि विज्ञान संज्ञा कम, विज्ञान संज्ञा कम, प्रक्रिया ज्यादा है, प्रक्रिया अधिक है। ये आपने लिखा है। नेक्स्ट जवाब हमने लिखा है और उसमें लिखा है विज्ञान एक नवाचारी विषय है। नवाचारी का मतलब है जिसमें परिवर्तनों का स्वागत होता है। तो ये आपने जवाब लिखा है कि विज्ञान एक नवाचारी विषय है। नवाचारी का मतलब है जो परिवर्तनों को स्वीकार करता है, जिसमें परिवर्तनों का महत्व होता है, उसको नाम दिया जाता है नवाचारी। तो विज्ञान एक नवाचारी विषय है, ये हमने कहा, इंग्लिश में इनोवेटिव बोलते हैं इसको। नेक्स्ट जवाब दिया है आपने, विज्ञान एक प्रायोगिक विषय है। विज्ञान एक प्रायोगिक विषय है। भाई प्रायोगिक इसलिए क्योंकि आपको तो अच्छे से मालूम है विज्ञान में प्रयोग ही किए जाते हैं, प्रयोगों का बड़ा विशेष योगदान होता है, इसलिए कहा कि ये तो एक प्रायोगिक विषय है। ये हमने जवाब दिया है। अगला जवाब है कि विज्ञान, ये लाइन नहीं समझ में आए तो प्लीज आप जरूर पूछ लेना। विज्ञान एक वैज्ञानिक विषय है। विज्ञान एक वैज्ञानिक विषय है क्योंकि इसमें परंपराओं, रूढ़िवादिता, अंधविश्वास के लिए कोई स्थान नहीं होता है। ये आपका जवाब रहेगा। विज्ञान में परंपराओं का कोई योगदान नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। रूढ़िवादिता का
कोई लेना देना नहीं है। विज्ञान में परंपरा, योग्यता, रूढ़िवादी, इन सब के लिए कोई स्पेस नहीं है, क्योंकि विज्ञान तो आपको अच्छे से मालूम है, प्रामाणिकता की बात करता है, तार्किकता की बात करता है, सत्यता की बात करता है, वस्तुनिष्ठता की बात करता है। इसलिए इसमें परंपरा और रूढ़िवादियों के लिए कोई जगह नहीं होती। इसलिए हमने विज्ञान को कैसा विषय कहा है, तो आपने जवाब दिया साहब ये तो वैज्ञानिक विषय है, जिसमें वैज्ञानिक तरीके से घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। ये भाई आपका जवाब है। आपका विज्ञान का जो प्रकृति है ये आप लोगों ने देखा है, तो आपको ये पता है कि विज्ञान किसे कहते हैं, आपको ये पता है कि विज्ञान के बारे में कथन कौन से है, आपने ये भी पता किया है कि साहब जो विज्ञान है उसकी विशेषताएं कौन कौन सी होती है, उसकी प्रकृति कौन कौन सी होती है। ये सबसे पहले आपने जाना है विज्ञान का परिचय। अब जब विज्ञान का परिचय हमने कर लिया है, तो आपका जो सिलेबस है विज्ञान वाला, उसमें सबसे पहले लिखा हुआ है विज्ञान की शिक्षण विधियाँ। पहला ही टॉपिक है विज्ञान की शिक्षण विधियाँ। और जब आप बात करोगे कि साहब विज्ञान की जो शिक्षण विधियाँ हैं ये कौन कौन सी है, तो मैंने तो पहले कहा है कि सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पहली, सबसे बड़ी जो विधि है वो है प्रायोजना विधि। आपके सिलेबस की सबसे बड़ी विधि है ये, आपके सिलेबस की सबसे बड़ी विधि। और राजस्थान की प्रत्येक जो परीक्षा है उसमें यदि आज तक सबसे ज़्यादा कोई मेथड पूछा गया है तो वो मेथड है आपका प्रायोजना विधि। यही कारण है कि जब आप विज्ञान की शिक्षण विधियों को स्टार्ट करोगे तो पहला ही जो विधि पढ़ोगे वो रहेगी आपकी प्रायोजना विधि। यह है आपकी विज्ञान की शिक्षण विधि। और विज्ञान की शिक्षण विधियों में जो सबसे पहली विधि है वो मैंने लिखा है प्रायोजना विधि को। तो सबसे पहला मेथड हो गया है प्रायोजना विधि। ये जवाब है आपका प्रायोजना विधि। प्रायोजना विधि में आज तक जो प्रश्न पूछे गए हैं, एक प्रश्न की बात नहीं कर रहा हूं, सारे प्रश्नों की बात कर रहा हूं। तो आज तक जो प्रश्न पूछे गए हैं उसमें पहला जो प्रश्न रहेगा ये आपसे पूछा गया है कि साहब ये जो प्रायोजना विधि है इसका परिचय आपसे पूछा जाता है। ये आपको सबसे पहले ध्यान रखना है। अमूमन जब पेपर बनाने वाला ज़्यादा समझदार नहीं होता है तब वो प्रश्न यहीं से दे देता है हमें। आपका परिचय में से, परिचय में केवल 2 प्रश्न बनते हैं। या तो एक इसकी स्टेटमेंट बनती है, क्योंकि 4-5 स्टेटमेंट है इस विधि के बारे में, तो या तो बनेगा इसका कोई भी स्टेटमेंट आपको दे देगा, या फिर कोई व्यक्ति का नाम आपको देगा, उसको आपने कहा है परिचय, आपने कहा है। इस परिचय के बाद में दूसरा जो प्रश्न बनता है यहाँ से वो थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बनते हैं आपके प्रायोजना विधि के जो सोपान है, ये वाला प्रश्न बनता है। और सोपान वाला जो प्रश्न है ये थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कई दफ़ा ये परीक्षा में पूछा गया है कि भाई प्रायोजना विधि के जो सोपान हैं वो कितने होते हैं। नंबर भी पूछा है प्रायोजना विधि के सोपान कितने हैं, ऑप्शन भी देगा 3, 4, 5, 6 ऐसा करके आपको ऑप्शन देगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि संख्या में कितने होते हैं, और हमें ये भी ध्यान रखना है कि उनका सीक्वेंस कौन सा होता है, और हमें ये भी ध्यान रखना है कि साहब उनके नाम क्या क्या है। तो उसको जवाब दिया आपने प्रायोजना विधि के सोपान आपने कहा है। फिर अगला प्रश्न बनता है और ये बनेगा आपसे कि साहब ये जो प्रायोजना है इस प्रायोजना के प्रकार कितने होते हैं। बड़ा बेरहम होता है परीक्षा बनाने वाला, पेपर बनाने वाला, क्योंकि यहाँ पर भी नाम ऐसे ही देगा कि साहब प्रायोजना के 2 प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। अब हमें भी यहाँ पर भी हमें पहचानना पड़ेगा कि प्रायोजना कितने प्रकार की होती है, उनके नाम कौन कौन से हैं, ये हमें मालूम करना है। उसके बाद में जो अगला प्रश्न बनेगा ये प्रश्न बनता है कि साहब ये जो प्रायोजना होती है, कहते हैं इस प्रायोजना के कुछ सिद्धांत होते हैं, और आपको जानकर बड़ा मज़ा आएगा प्रायोजना के सिद्धांत। अभी शायद या तो आपकी रीट थी या शायद 3rd ग्रेड थी, लेकिन 3 दोनों में से कोई एक कन्फर्म है। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 3rd ग्रेड ही थी शायद।
उसमें प्रश्न पूछा था, एक सिद्धांत आपको दे रखा था, उसमें पूछा था कि भाई ये वाला जो सिद्धांत है ये किस विधि का है। प्रश्न भी बोल देता हूं आप लोगों को। प्रश्न पूछा गया था कि भाई सहज संबंध पर आधारित शिक्षण विधि कौन सी है, तो उसका जवाब था प्रायोजना विधि। अब मैं पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि सहज संबंध कैसे है। तो ये आपका सिद्धांत वाला प्रश्न रहा, और जो अंतिम जवाब है आपका, ये पूछा जाता है इस विधि की समीक्षा। समीक्षा में आप लोगों को मालूम है गुण और दोष पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जब इस विधि को पढ़ेंगे तो हम इसके परिचय को पढ़ेंगे, परिचय के बाद में हम इसके सोपान को पढ़ेंगे, सोपान के बाद में हम पढ़ेंगे कि साहब इसके जो प्रकार वगैरह है ये कितने हैं, फिर हम पढ़ेंगे कि इसके जो सिद्धांत वगैरह है ये कौन से होते हैं, और लास्ट में जो रहेगा ये जवाब है आपका समीक्षा। कुछ कह रहे थे क्या? आवाज आ रही थी कि लास्ट में? हालचाल कैसे हैं आप लोगों के? नौकरी तो लगनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। और जब कल लगनी ही पड़ेगी तो कल पर क्यों छोड़ा जाए, फिर आज ही प्रयास कर लिए जाए। कोई बहुत ज़्यादा या तो लाडला या लाडली होगी, या किसी के घर वाले बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से सक्षम होंगे, मैं उनकी बात तो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो लोग तो आपको दूसरा भी मौका दे देंगे, लेकिन जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है वो पढ़ाई के लिए दूसरा मौका देने वाले नहीं है। कोर्स पूरा होते ही 3/4 लोगों को घर वाले घर बुला लेंगे अपने, और कहेंगे यार अब घर से ही पढ़ाई कर लो, क्योंकि हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि आपका इतना खर्चा उठाया जा सके। यही कारण है जयपुर में मैंने आज तक का जो सर्वे देखा है, मैंने जितने भी लोग पढ़ने आते हैं उनमें से 1/4 वो होते हैं जो बिल्कुल पढ़ते ही नहीं है। 1/4 का मतलब है लगभग 25% लोग वो होते हैं जो पढ़ते नहीं है। उसमें लड़के भी आती है और उसमें लड़कियां भी आती है, दोनों का बराबर योगदान है। लड़कियां भी एक ही बात सोचकर आती है कि भाई घर से बड़ी मुश्किल से बाहर निकले हैं, जो मौज मस्ती कर लेंगे वो अपनी है, बाकी ठीक है। लड़के भी सोचते हैं कि यार पढ़ लेंगे, आज क्या फ़र्क पड़ेगा, कल पढ़ लेंगे, कल क्या परसों पढ़ लेंगे, लेकिन ये आज और ये कल कभी आता नहीं है। दूसरी बात, जब पढ़ने का समय आता है तब तो हम पढ़ते नहीं है, और जब मौका निकल जाता है तब हमारे विचार आते हैं कि यार एक और मौका मिल जाए, लेकिन आपको मालूम है ज़िंदगी दूसरा मौका देती नहीं है। मेरे को देखो भाई, टाइम पास करना नहीं आता, मजाक करना नहीं आता, कॉमेडी मेरे को आती नहीं है, और आती थोड़ी बहुत है तो उसको मैं क्लास में इसलिए नहीं करता क्योंकि मेरा सब्जेक्ट इतना बड़ा है ये कि मेरे को समझ में नहीं आता कि मैं इसको सॉर्ट करूं तो कहां से करूं इसको मैं। क्यों? क्योंकि सबको मैंने पेपरों में देखा हुआ है इनको, और पेपर में आई हुई चीज़ को यदि मैं क्लास में छोड़ दूंगा तो सच कह रहा हूं फिर मैं ईमानदार व्यक्ति नहीं हूं। तो यही कारण है, जब इतनी सारी चीज़ें पढ़ोगे और जब आपको कह दिया कि किताब नहीं पढ़नी किसी को भी, मेरे नोट्स पढ़कर ईमानदारी से जाना परीक्षा देने के लिए, तब तो देखो भाई थोड़ा गंभीर होना पड़ेगा पढ़ाई के लिए, क्योंकि इससे ज़्यादा अपने पास मौके फिर बनेंगे नहीं। तो आपने कहा ठीक है सर, ये पूरा का पूरा जो इसका ब्यौरा है वो आपने दे दिया है, अब इसको पढ़ेंगे कहाँ से हम? तो भाई देखिए, इसका परिचय सबसे पहले बनता है कि जो प्रायोजना विधि है ये हम कहते किसे हैं। तो जब प्रायोजना विधि का जिक्र आता है तो इसके बारे में सबसे पहले कहा जाता है कि प्रायोजना कहते किसे है, प्रायोजना का अर्थ क्या होता है। तो प्रायोजना में एक शब्द छिपा हुआ है और वो शब्द है आपका प्रयोजन। क्या छिपा हुआ है? प्रयोजन। आप देखिएगा, प्रायोजना से क्या प्रायोजन भी एक ही होता है, और प्रायोजन को प्रयोजन भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है निश्चित उद्देश्य। निश्चित उद्देश्य, और ये एक ऐसी विधि है जिसमें निश्चित उद्देश्य पर बल दिया जाता है। ये एक ऐसी विधि है जिसमें निश्चित उद्देश्य रखे जाते हैं और उन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास किए जाते हैं। इसलिए विधि का नाम क्या हो गया है? प्रायोजना हो गया है। अब ये जो प्रायोजना है
इसके लिए एक शब्द काम में आता है और वो है प्रोजेक्ट। मतलब प्रायोजना को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रोजेक्ट कहते हैं। और हमसे अब तो नहीं पूछते, खैर स्टार्टिंग में बहुत पूछा गया है कि साहब प्रायोजना के लिए प्रोजेक्ट शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा यूज किया गया? तो आपका जवाब क्या रहेगा? प्रायोजना के लिए प्रोजेक्ट शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? तो जवाब क्या रहेगा? क्या रहेगा? आवाज सही दिया था किसी ने, क्या दिया था? जॉन हट तेरी, कहां से आ गया जॉन डीवी? व्यक्ति का नाम था, अरे कहां से किलपैट्रिक आ गया है? ऐसे आ जाएगा मन से। कोई जॉन डीवी नहीं, कोई किलपैट्रिक नहीं, व्यक्ति का नाम है रिचार्ड। क्या नाम है? रिचार्ड। तो आपका क्या जवाब रहेगा? प्रायोजना के लिए प्रोजेक्ट शब्द का प्रयोग सबसे पहले जिस विद्वान के द्वारा किया गया उस विद्वान का नाम था रिचार्ड। ये हमने आपको जवाब दिया है। अब दूसरा जवाब है कि साहब ये जो प्रोजेक्ट मेथड है, प्रायोजना विधि का प्रयोग सबसे पहले जिस क्षेत्र में होता था वो क्षेत्र था आपका बागवानी, कृषि, पशुपालन। मैं रिपीट कर रहा हूं, प्रोजेक्ट विधि का प्रयोग सबसे पहले जिस क्षेत्र में होता था वह क्षेत्र था कृषि, बागवानी और पशुपालन। और वहीं से इसको शिक्षा के क्षेत्र में लाया गया। जो विद्वान इसको शिक्षा के क्षेत्र में लाया उस विद्वान का नाम था किलपैट्रिक। इसीलिए इस विधि का जनक किलपैट्रिक को माना जाता है। लेकिन इस विधि का दादा ग्रैंडफादर, पिता में जॉन डीवी को माना जाता है। और इस विधि की मां प्रायोजना या इस विधि की मां प्रयोजनवादी दार्शनिक विचारधारा को माना जाता है, क्योंकि जॉन डीवी ने जिस विचारधारा को प्रस्तुत किया उसका नाम था प्रयोजनवाद। और यही वो दूसरा प्रश्न है जो आपसे प्रयोजनवाद के बारे में पूछा गया है कि प्रयोजनवाद से दो विधियों का जन्म हुआ है। वो दो विधियां कौन सी है? तो एक तो हो गया है प्रायोजना विधि और दूसरा हो गया है समस्या समाधान। रिपीट कर रहा हूं, प्रयोजनवादी नाम दार्शनिक विचारधारा से दो विधियों का विकास हुआ। एक का नाम है, जी हां, प्रायोजना और दूसरे का नाम है समस्या समाधान। तो परिचय वाली बातों को हम सबसे पहले लिख रहे हैं। हेडिंग रहेगा आपका प्रायोजना विधि का परिचय। प्रायोजना विधि का परिचय, प्रायोजना विधि का परिचय, और उसमें लिखेंगे प्रायोजना शब्द प्रयोजन से बना है, प्रयोजन से बना है, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है निश्चित उद्देश्य। इस प्रकार इस विधि में, इस प्रकार इस विधि में निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति पर या निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति पर बल दिया जाता है। निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति पर बल दिया जाता है। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे प्रायोजना के लिए प्रोजेक्ट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रिचार्ड के द्वारा किया गया। सर्वप्रथम रिचार्ड के द्वारा किया गया।
के द्वारा किया गया। अब आपका जो प्रश्न बनेगा यहां से वो किस तरह बनेगा, ये जवाब दिया है हमने। प्रायोजना विधि में हम ग्रुप में कितने सदस्य आदर्श सिचुएशन में रखते हैं, ऐसा कोई जवाब नहीं है भाई कि कितने मेंबर आप रखोगे, क्योंकि प्रायोजना तो दोनों तरीके से दी जा सकती है, अकेले भी होती है और सामूहिक भी होती है। रिपीट कर रहा हूं, प्रायोजना व्यक्तिगत भी हो सकती है और प्रायोजना सामूहिक भी हो सकती है। इसलिए ये कहना कि भाई एग्जैक्टली कितने मेंबर रखना ठीक है, ये कोई लॉजिकल बात नहीं है। अब आपने जवाब दिया कि प्रश्न पूछा जाएगा कि वह विधि कौन सी है जिसमें निश्चित उद्देश्यों पर बल दिया जाता है, तो आपका जवाब क्या रहेगा? प्रायोजना विधि। वह विधि कौन सी है जिसमें निश्चित उद्देश्यों को निर्धारित करके उनकी प्राप्ति पर बल दिया जाता है, तो भी जवाब क्या रहेगा? प्रायोजना विधि। और प्रायोजना विधि के लिए प्रोजेक्ट शब्द का इस्तेमाल जिस विद्वान के द्वारा सबसे पहले किया, उस विद्वान का नाम है रिचार्ड। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा और उसमें लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे प्रायोजना विधि जॉन डीवी की दार्शनिक विचारधारा, जॉन डीवी की दार्शनिक विचारधारा जॉन डीवी की दार्शनिक विचारधारा प्रयोजनवाद पर आधारित है। प्रयोजनवाद पर आधारित है, इसलिए जॉन डीवी को प्रायोजना विधि का पितामह है। भाई ये प्रश्न आ रखा है ये, और लोग गलती करके आ गए थे। पितामह को पिताजी पढ़ के आए थे, वो बहुत सारे लोग थे, वो पितामह और पिताजी के अंतर को नहीं समझ पाए। प्रश्न में पूछा है पितामह कौन है, और जवाब क्या देकर आए थे? किलपैट्रिक देकर आए थे। पितामह का मतलब दादाजी होता है, ग्रैंडफादर होता है। तो ऐसी गलतियां अपने को हरगिज नहीं करनी है। तो प्रायोजना विधि का पितामह या प्रायोजना विधि का सैद्धांतिक जनक। अब सैद्धांतिक जनक क्यों भाई? क्योंकि इसका सिद्धांत किसने दिया था? जॉन डीवी ने दिया है, इसलिए इसको दादाजी भी कहा जाता है। और दूसरा जवाब है आपका, वो जवाब है आप लोगों का कि साहब सैद्धांतिक जनक भी इसको कहते हैं। चले क्या आगे जवाब लिखेंगे और उसमें लिखेंगे प्रायोजना विधि का प्रयोग सबसे पहले प्रायोजना विधि का प्रयोग सबसे पहले बागवानी, कृषि, पशुपालन जैसे क्षेत्रों में होता था, वहीं से इसे किलपैट्रिक के प्रयासों से
किलपैट्रिक के प्रयासों से शिक्षा के क्षेत्र में आप वर्ष भी लिख देना 1918 में अपनाया। मतलब शिक्षा के क्षेत्र में आप इसे कब लेकर आए? तो जवाब है 1918 में आप इसको लेकर आए। इसलिए किलपैट्रिक को इस विधि का जनक कहते हैं। इसलिए किलपैट्रिक को इस विधि का जनक या पिता कहते हैं। जनक या पिता कहते हैं। 3 प्रश्न छोटे छोटे हैं। सबसे पहला है, इस विधि का जो पितामह है, इस विधि का जो सैद्धांतिक जनक है, जॉन डीवी को माना जाता है। बागवानी, कृषि और इन सब क्षेत्रों में पहले यूज हुआ। एजुकेशन में इसको लेकर आया किलपैट्रिक 1918 में। इसलिए किलपैट्रिक को हमने कह दिया है प्रायोजना विधि का जनक या प्रायोजना विधि का पितामह। पिता कहा है, पितामह नहीं है। पितामह तो हो जाएगा जॉन डीवी और पिता हो जाएगा किलपैट्रिक। प्रणेता कहेगा तो भी जवाब यही है। जनक कहिएगा, प्रणेता कहिएगा, तब सारे जवाब आपका यही बनेगा। अब हमें ये तो मालूम चल गया कि प्रायोजना किसे कहते हैं। हमें ये भी मालूम चल गया है कि साहब ये जो प्रायोजना है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, कौन लेकर आया इसको, ये मालूम चल गया है। अब एक छोटी सी उलझन है। ये राजस्थान में ऐसे प्रश्न काफ़ी बार पूछ लिए जाते हैं। चूँकि बड़ी महत्वपूर्ण विधि है ये, बड़े अच्छे अच्छे लोग इस विधि से जुड़े हुए हैं, तो गलती से यदि हमसे पूछ ले कि ये जो प्रायोजना विधि है इसका विकास, इसका जन्म कौन से देश से हुआ, तो याद रखिएगा अमेरिका से हुआ है। कहाँ से हुआ? अमेरिका से हुआ, क्योंकि जॉन डीवी अमेरिका का रहने वाला, किलपैट्रिक अमेरिका का रहने वाला, और अमेरिका में मैसाचुसेट्स एक स्टेट है जहाँ पर इस विधि का प्रयोग सबसे पहले किया गया। इसलिए हमने केवल इतना सा ध्यान रखना है कि भाई प्रायोजना विधि का विकास अमेरिका से माना जाता है। ये हमें एक लास्ट लाइन यहाँ पर ऐड करनी है। प्रायोजना विधि का विकास, प्रायोजना विधि का विकास अमेरिका से माना जाता है। ये आपका जवाब है। प्रायोजना विधि का विकास अमेरिका से माना जाता है, ये आपका जवाब है। उम्मीद है शायद ये लाइनें आपने लिखी है, और उससे भी ज़्यादा मेरे लिए जो ज़रूरी था वो ये है कि शायद आप लोगों ने इनको समझा भी है कि प्रायोजना किसे कहते हैं, प्रायोजना का अर्थ क्या है, प्रायोजना के लिए प्रोजेक्ट सब किसने दिया है, कौन सी विचारधारा से इसका जन्म हुआ है, कौन सा व्यक्ति इसको शिक्षा में लेकर आया, कब लेकर आया, ये सब बातें आपने यहाँ पर जानी है। अब इस विधि के बारे में छोटी छोटी स्टेटमेंट है, और कुछ स्टेटमेंट इतनी लाजवाब है कि जब भी कोई डेफिनेशन पूछी जाती है तो 4 डेफिनेशन ऐसी है जो बार बार रिपीट होती है इस विधि के बारे में, और उन्हीं चारों को मैं आपको भी याद भी करवा दूंगा, लिखवा भी दूंगा, समझा भी दूंगा कि कौन कौन से विद्वान और उनकी डेफिनेशन है जो इस विधि के बारे में यूज़ की जाती है। तो हमने हेडिंग जो बनाना है वो सबसे पहले बना दीजिएगा प्रायोजना संबंधी कथन, या प्रायोजना के बारे में कथन आपका जवाब है, ये आपका जवाब है। प्रायोजना विधि का कथन, ये आपने जवाब दिया है। 3rd ग्रेड वाला पेपर थोड़ी देखा था आप लोगों ने, किसी ने देखा था? नहीं देखा था। 3rd ग्रेड का जो पेपर हुआ था अभी, ये देखा नहीं देखा आप लोगों ने? नहीं देखा है। रीट वाला जो पेपर था वो देखा होगा, वो तो आप लोगों ने वो भी नहीं देखा। हाँ जी, देखा था या नहीं देखा था?
वो तो देखा ही होगा भाई, वो तो, या वो भी नहीं देखा? नहीं देखा? अरे वाह, वेरी गुड। थोड़ा बहुत तो पेपर तो देख लिया करो भाई। अब नहीं देखोगे तो फिर कब देखोगे? फिर काफ़ी लेट हो जाएगा फिर, है ना। तो उससे पता है फ़ायदा क्या होता है, उससे आपको पढ़ने में बड़ा मज़ा आएगा। मैं जब बोलता हूँ ना ये वाला प्रश्न आया है, ये आया हुआ है, ये आया हुआ है, तो कम से कम आपने पेपर देखे होते। तो जब मैं ये बोलता ना ये आया हुआ है और ये आपने देखा होता, तो आपको बड़ा मज़ा आता कि हाँ यार ये बात बिल्कुल सही है, ये नाम तो आता है, ये नाम तो मिलता है पेपर में। तो आपका जो पढ़ने की जो गति है ना, वो गति बहुत तेज़ होती है कि नहीं यार मुझे सारी चीज़ें पढ़नी है, कुछ भी चीज़ मेरे को छोड़नी नहीं है। इसलिए हो सके तो पुराने पेपर को जरूर देख लेना। मिल जाते हैं कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं मिले तो फिर मुझे बताना, फिर मिल बैठ के खोज लेंगे पेपरों को। पहली जो परिभाषा है, पहला जो स्टेटमेंट है, वो एक व्यक्ति के बारे में है और उस व्यक्ति का नाम है किलपैट्रिक। बड़ी यूनिक डेफिनेशन है इसके, बड़ा खास इसका नाम है जो हमने जवाब दिया है। अब आपसे पूछेगा भाई क्या कहा था इसने, तो इसने कुछ वर्ड्स आपको बताए हैं, मैं भी याद करवाऊंगा आप लोगों को। बस आज सच बोलना, जो भी बोलो, चुप मत बैठना। मैं यस बोलूं तो आप तो यस जवाब दे देना, नो कहूं तो नो जवाब दे देना, कोई ना, लेकिन जवाब जरूर देना। मैं स्टेटमेंट अभी बोल रहा हूं आपको, और स्टेटमेंट क्या है, प्रयोजना के बारे में किलपैट्रिक कह रहा है कि प्रयोजना वे सह उद्देश्यपूर्ण कार्य है जिन्हें बालक सहृदयता से वास्तविक जीवन जैसी परिस्थितियों में पूर्ण करता है। ये इसने कहा था। क्या आप में से किसी एक को भी ये परिभाषा याद हुई क्या सुनने के बाद में? नहीं हुई? कोई बात नहीं। अब अगली कुछ सेकंड में ये परिभाषा सबको याद हो जाएगी, क्योंकि आपको परिभाषा याद करने का तरीका मालूम नहीं है। हर परिभाषा में एक शब्द यूनिक होता है और वो यूनिक शब्द ही हमें याद करना है। पूरी परिभाषा याद करने की आवश्यकता नहीं है। अब इस परिभाषा में यूनिक शब्द कौन सा है? सह उद्देश्यपूर्ण कार्य। तो जैसे ही आप डेफिनेशन पढ़ोगे कि प्रायोजना सह उद्देश्यपूर्ण कार्य है, जवाब आएगा किलपैट्रिक के अनुसार। याद रहेगी या नहीं याद रहेगी? किलपैट्रिक की परिभाषा में सबसे महत्वपूर्ण शब्द क्या है? दैट्स इट। ये शब्द और किसी ने यूज किया ही नहीं है। तो क्या है? प्रयोजना वे सह उद्देश्यपूर्ण कार्य है जिन्हें बालक सहृदयता से वास्तविक जीवन जैसी परिस्थितियों में पूर्ण करता है किलपैट्रिक के अनुसार। आइए लिख लेते हैं इसको एक बार। और हमने लिखा है प्रयोजना वे सह उद्देश्यपूर्ण कार्य है जिन्हें बालक सहृदयता से वास्तविक जीवन जैसी परिस्थितियों में पूर्ण करता है। अब ध्यान रखना, ये पेपर वालों पर मैं तो बिल्कुल भरोसा नहीं करता भाई, बहुत डाउट की नज़रों से देखता हूं इनको मैं, क्योंकि कहीं से भी पूछ सकते हैं। ये प्रश्न दे दिया आपसे कि प्रयोजना विधि की विशेषताएं होती है, ये प्रश्न दे दिया, तो विशेषता दे रखी है, इसमें विशेषता दे रखी है। और विशेषता कौन सी है? तो पहला जवाब दिया है प्रयोजना कैसी होती है भाई? उद्देश्यपूर्ण होती है, मतलब इनका कोई ना कोई निश्चित उद्देश्य होता है। दूसरा जवाब है इन्हें बालक कैसे करता है भाई? सहृदयता से करता है। सहृदयता का मतलब होता है दिल से, मन से, रुचि से। तो इनको बच्चा दिल से करता है, रुचि से करता है, मन से करता है। और कहते हैं साहब कैसी परिस्थितियों में करता है? तो जवाब है वास्तविक वातावरण में इनको पूरा करता है। इनके लिए कृत्रिम वातावरण की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये जवाब आपने दिए हैं।
पहला जवाब है सहृदयपूर्ण होती है, दूसरा जवाब है उद्देश्यपूर्ण होती है, और तीसरा जवाब है कि ये वास्तविक परिस्थितियों में किए जाते हैं, इनके लिए किसी भी प्रकार के कृत्रिम वातावरण की आवश्यकता नहीं होती है। तो आपको ये शब्द याद रहेगा ना भाई, प्रायोजना का मतलब है सह उद्देश्यपूर्ण कार्य, उसके अलावा कुछ भी याद करो तो मर्जी, ना करो तो कोई जरूरी नहीं है। ये पहला जवाब है। दूसरा जवाब है आपका, और ये जवाब है स्टीवेंसन के अनुसार, दूसरी जो परिभाषा है जिस व्यक्ति ने दी है उसका नाम है स्टीवेंसन, और स्टीवेंसन की जो परिभाषा है ये भी बड़ी यूनिक है, बड़े आराम से हम इसको याद कर सकते हैं। क्या कहा था इसके द्वारा? तो ये कहता है कि भाई प्रायोजना वे समस्यात्मक कार्य है जिन्हें बालक प्राकृतिक वातावरण में पूरा करता है। अब आप देखिएगा, केवल शब्द बदला है, केवल पहले वाले ने बोला सौद्देश्यपूर्ण और इसने क्या बोल दिया, समस्यात्मक कार्य। हमें केवल क्या याद करना है, प्रायोजना समस्यात्मक होती है, किसके अनुसार? तो जवाब है जी हाँ, स्टीवेंसन के अनुसार। क्या कहा था? प्रायोजना वे समस्यात्मक कार्य है जिनका समाधान प्राकृतिक वातावरण में किया जाता है। किसके अनुसार? स्टीवेंसन के अनुसार। तो हमने लिखा है प्रायोजना वे समस्यात्मक कार्य है, प्रायोजना वे समस्यात्मक कार्य है जिनका समाधान प्राकृतिक वातावरण में किया जाता है। यह आपका जवाब हो गया है कि प्रायोजना वे समस्यात्मक कार्य है जिनका बालक प्राकृतिक वातावरण में समाधान करता है। तो यहां एक नाम आप अंडरलाइन कर देना, और वो रहेगा आपका समस्यात्मक कार्य, क्योंकि यही वो नाम है जो आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। तो प्रायोजना कैसे कार्य है? तो जवाब दे दिया आपने, समस्यात्मक कार्य होते हैं जिनका समाधान प्राकृतिक वातावरण में किया जाता है। दो डेफिनेशन होगी ये। पहले का नाम है सौद्देश्यपूर्ण कार्य, जवाब है किलपैट्रिक के अनुसार। दूसरे का नाम है समस्यात्मक कार्य, और जवाब किसका रहेगा? स्टीवेंसन का रहेगा। दो डेफिनेशन बैक टू बैक आपने देखी है, और मुझे लगता है शायद दोनों याद भी हो गई होगी, शायद हुई या नहीं हुई? हो गई ना। प्रायोजना मतलब सौद्देश्यपूर्ण कार्य, और दूसरे का नाम है प्रायोजना का मतलब समस्यात्मक कार्य, और किसके अनुसार? तो जवाब है पहली वाली जो डेफिनेशन थी वो किलपैट्रिक के द्वारा, और दूसरे का नाम हो गया है स्टीवेंसन के अनुसार। अब आपने कहा ठीक है सर, ये तो याद रहेगी, तीसरी और बता दीजिए क्या रहेगा। घर जाकर रिवीजन करते हो या नहीं करते हो? ईमानदारी से बताना, करते हो? नहीं करने वाले कौन कौन से जरा दिखाना एक बार। अब कोई हाथ नहीं, अच्छा एक हाथ खड़ा हुआ ईमानदारी से, क्या बात है भाई, वेरी गुड। अच्छा बाकी सारे लोग करते हैं? पक्का सारे लोग? चेहरे तो बता रहे हैं कि मामला गड़बड़ है, इसका मतलब करते हैं। मेरा कहा मानो कि नया कुछ मत पढ़ना, घर जाकर पर डे का रिवीजन किया करो, कुछ मत पढ़ो नया, लेकिन क्या करना जरूरी है? रिवीजन कर लो। कोर्स पूरा होने तक पिछला सारा भूल जाओगे आप लोग, और फिर कोचिंग करने वाले और नहीं करने वाले एक लेवल पर आ जाएंगे। आप चाहते हो कि बाकी लोगों से आगे जाना है, आपको पढ़ाई में उनसे आगे रहना है, सफलता में उनसे आगे रहना है, तो क्या करना जरूरी है? रिवीजन करना जरूरी है। आज जो पढ़ लिया है, रात को सोने से पहले पहले उसको एक बार रिवीजन करना है आप लोगों को। इसको आदत बना लो इसको। जैसे होता है ना कि भाई खाना खाने के बाद ही सोऊंगा, ये आदत है, ये है ना। जगते ही चाय पीऊंगा, अखबार पढ़ूंगा, मुंह धोऊंगा, ये आदत है हमारी। तो ऐसी एक आदत बना लो कि सोने से पहले मैंने दिन में जो पढ़ा है उसको रिवीजन किए हुए बिना सोने वाला नहीं हूं।
चाहे कितना भी क्यों ना टाइम बज रहा हो आप सच बता रहा हूं मुझे याद नहीं है मैं 5.5 घंटे से ज़्यादा कब सोया हूं लास्ट टाइम पर, मुझे बिल्कुल याद नहीं है मैं। और सच कह रहा हूं, वही एनर्जी होती है, वही फ्रेशनेस रहती है और वही काम करने की फुर्ती होती है। इसका मतलब है फालतू के बहे में ये 8 घंटे 7 घंटे सोना चाहिए नहीं, आप सोते हो अच्छी बात है, मैं मना नहीं कर रहा हूं कि कम सोना है आपको, मैं कभी नहीं कह रहा हूं। बस मैं तो ये केवल ये कह रहा हूं कि मैक्सिमम आपको ये प्रयास करना है, आज जो पढ़ा है उसका रिवीजन आज करूंगा, दैट्स इट, बस बात खत्म होगी। अब चाहे मैं नया पढ़ूं या नहीं पढ़ूं वो अलग बात है। क्या बोल रही हो लक्ष्मी, छोटी लक्ष्मी बड़ी लक्ष्मी को क्या बोल रही है? अरे हैं करके तुम पहले कर देते हो, फिर कोई बताना भी नहीं चाहता, फिर बीच में टोक देते हो कोई। उल्टा ये बोलना चाहिए बताओ बताओ है? पूछता है भारत। क्या कहा था मैडम आपसे? अब नहीं बताएंगे हम। कितनी घनिष्ठ दोस्तियां होती है बेटा हो आप लोगों की, मतलब पड़ोसी ने आपको कान में क्या बोला हरगिज नहीं बताते आप लोग, है ना? चलिए और बताओ, जिंदगी कैसी चल रही है आप लोगों की? झारखंड बनी हुई है नहीं यार, फिर भी देखो बनी है अच्छी बात है, लेकिन प्रयास किया करिए उत्तराखंड बनाने की। थोड़ा घूमने फिरने जाया करो थोड़ा बहुत। हाँ जी, अच्छा लगता है, थोड़ा सा मूड फ्रेश होता है, अलग अलग टाइप के लोगों से मुलाकात भी होती है, अलग अलग लोगों को जानने का मौका भी मिलता है, नई नई जगह जाने पर कई बार नए नए रिश्ते भी बनते हैं। 100%, 1001%। मुझे पता है हमारे मार साहब तो अब पूछेंगे और बोला गुरुजी कहाँ जाए, है ना, ऐसी जगह कौन सी है? ले देकर सिटी पार्क, ले देकर WTP, और ज़्यादा गौरव टावर, और ज़्यादा सामने वाला रिलायंस फ्रेश है, कौन सा फ्रेश है, बिग मार्ट, और ज़्यादा जूडियो आ गया है ये। बोला यही है ज़िंदगी, तो ज़िंदगी फिर झारखंड तो बनेगी ना, फिर ज़िंदगी भला उत्तराखंड कैसे बनेगी फिर, या बन जाएगी? हाँ जी, बस मेरे छोटे छोटे मार साहब हो, अगला जो नाम है उसमें नाम लिखा है मैंने बेलार्ड। डेफिनेशन जिस विद्वान ने दी है उस विद्वान का नाम है बेलार्ड। और जब पूछा कि बेलार्ड ने क्या कहा, छोटी सी डेफिनेशन है, वही 1-2 शब्द पकड़ेंगे, बाकी सारी डेफिनेशन याद हो जाएगी। इसने कहा था कि प्रायोजना वास्तविक जीवन का छोटा भाग है जिसे विद्यालय में पूरा किया जाता है। अब हमें क्या याद करना है? जीवन का छोटा भाग, जीवन का छोटा भाग, जीवन का छोटा अंश, किसके अनुसार? बेलार्ड के अनुसार। क्या कहा था, रिपीट कर रहा हूं, प्रायोजना वास्तविक जीवन का छोटा भाग है जिसे विद्यालय में पूरा किया जाता है। किसके अनुसार? बेलार्ड के अनुसार। तो हमने लिखा है यहां पर प्रायोजना वास्तविक जीवन का छोटा भाग है जिसे विद्यालय में पूरा करते हैं। ये आपका एक जवाब है कि प्रायोजना वास्तविक जीवन का छोटा भाग है जिसे विद्यालय में पूरा करते हैं। ये जवाब जिस विद्वान ने दिया है उसका नाम है बेलार्ड। अपने को कुछ याद नहीं करना, केवल इतना सा याद करना है, जीवन का छोटा भाग है ये। और किसने जवाब दिया था ये? तो जवाब है बेलार्ड ने दिया था। और बस एक लास्ट डेफिनेशन है, और वो जवाब दिया था पार्कर के द्वारा। किसके द्वारा? पार्कर के द्वारा। और पार्कर ने जो डेफिनेशन दी है
उसमें वो क्या कह रहा है, तो बहुत छोटी लेकिन बहुत काम की डेफिनेशन है। ये कहता है साहब, ये जो प्रायोजना है ये कार्य की इकाई है। रिपीट कर रहा हूं, प्रायोजना कार्यों की इकाई है जिसमें योजना से लेकर उसकी पूर्णता तक के लिए बालकों को उत्तरदायी बनाया जाता है। यूं कह सकते हो कि प्रायोजना एक कार्य है जिसकी योजना भी बालक बनाता है और उसको पूरा भी बालक करता है। रिपीट कर रहा हूं, प्रायोजना एक कार्य है जिसकी योजना भी बच्चा बनाता है और जिसको पूरा भी बच्चा करता है। किसके अनुसार? तो जवाब है पार्कर के अनुसार। तो हमने लिखा है इसमें, प्रायोजना कार्य की इकाई है, कार्य की इकाई है, कार्य की इकाई है जिसमें योजना निर्माण से लेकर उसकी संपन्नता तक के लिए बालक उत्तरदायी होता है। बालक उत्तरदायी होता है, ये हमने जवाब लिखा है। तो अब देखिएगा, इसमें भी केवल एक ध्यान रखना है, प्रायोजना का मतलब होता है कार्य की इकाई। और ये जवाब किसने दिया है? तो जवाब है पार्कर के द्वारा दिया गया है। अब लिखा या नहीं लिखा आप लोगों ने? ये लिख लिया है। मैं चाहता हूं कि चारों जो डेफिनेशन है आपकी, एक बार उनको हम रिवाइज कर लें ताकि आपको तुरंत क्लिक भी हो जाए दिमाग में। तो पहला यदि पूछा जाएगा कि प्रायोजना के बारे में, एक विद्वान है जिसने कहा था कि साहब ये तो समस्या, मैं दोबारा वापस कर दूंगा कोई नहीं, प्रायोजना के बारे में कहा था कि समस्यात्मक होती है। किसके अनुसार? स्टीवेंसन के अनुसार। एक ने कहा था कि प्रायोजना जीवन का छोटा भाग होती है, बेलार्ड ने कहा था। एक व्यक्ति है जिसने कहा कि प्रायोजना सउद्देश्यपूर्ण होती है, और एक ने कहा था कि कार्य की इकाई है। चार शब्द है, चारों शब्द अपने को ध्यान में रखने हैं, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना। और ये नियम आप हर सब्जेक्ट में जहां जहां डेफिनेशन आती है उनको याद करने के लिए कर सकते हो। पूरी डेफिनेशन हम याद करते, गलत जवाब है वो, तो पूरी डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें लिख के तो नहीं आना है वहां पर, हमें तो टिक करके आना होता है। और टिक करने के लिए समझ होना जरूरी है। एक शब्द आपको समझ में हो जाए, अपना काम बन जाएगा। अब हमें मालूम है प्रायोजना विधि का परिचय, हमें मालूम है इसके बारे में कौन कौन से विद्वान ने क्या कहा है। अब तीसरा जवाब आपको जानना है कि प्रायोजना विधि के स्टेप कौन कौन से होते हैं। तो पहला मेरा तो प्रश्न आपसे ही है, कोई बात नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, जवाब तो देंगे जरूर, गलत होगा तो क्या फर्क पड़ेगा। मेरा छोटा सा प्रश्न है कि प्रायोजना विधि के सोपान कितने होते हैं, है ना? सीधा सा प्रश्न है कि प्रायोजना जो विधि है उस विधि के सोपान कितने होते हैं। तो क्या जवाब रहेगा? 5 रहेगा। 6 भी जवाब आया है, 5 भी जवाब दिया है। 5 या 6 में सारे सहमत हो या कुछ अलग देना चाहोगे? कोई दिक्कत नहीं है, गलती होगा क्या फर्क पड़ता है। क्लास में तो नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, वैसे भी क्लास में तो नेगेटिव होती नहीं है, गलती तो होगा क्या फर्क पड़ेगा। तो ध्यान रखना है, बताने वाले इसके 4 प्रकार भी बताते हैं, बताने वाले 5 भी बताते हैं और 6 भी बताते हैं। तो अब आप कहोगे सर 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, हम किसे सही मानेंगे? तो ध्यान रखना, ये विधि किसकी है? किलपैट्रिक की। तो हम किसका सही मानेंगे? किलपैट्रिक का ही सही मानेंगे कि इसके प्रकार कितने होते हैं, इसके सोपान कितने होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, किलपैट्रिक ने इसके सोपान 6 बताए हैं, और जो 6 सोपान है वो सारे के सारे इसने अपनी एक किताब में बताए हैं। और मजेदार बात यह है,
कि उसका किताब का नाम भी पेपरों में आ रखा है। तो किताब का नाम क्या था? किताब का नाम है द फाउंडेशन ऑफ टीचिंग मेथड। क्या जवाब है? द फाउंडेशन ऑफ टीचिंग मेथड। भाई इतना सा तो याद रखना है कि प्रयोजना विधि के सोपान किलपैट्रिक ने कितने बताए? 6 बताए हैं। किलपैट्रिक ने प्रयोजना विधि के सोपानों का विवरण अपनी कौन सी पुस्तक में किया है? द फाउंडेशन ऑफ टीचिंग मेथड। और द फाउंडेशन ऑफ टीचिंग मेथड पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई? तो जवाब है आपका किलपैट्रिक के द्वारा। बता रहा हूं आप सबके सामने खड़े होकर, आप अभी कर सकते हो मेरे सामने क्लास में। आपकी कॉपी का मर्जी है जो पेज खोल लो, उस कॉपी का जो मर्जी है लाइन खोल लो। मेरी लिखाई हुई कॉपी में, मेरी लिखाई हुई हर लाइन में आपको प्रश्न और आंसर मिलेंगे। आपको चेक करो चैलेंज के साथ। कॉपी उठाओ, मर्जी है जो, आंख बंद करके पेज खोलो, उसकी मर्जी है जो लाइन देखो, आपको हर लाइन में प्रश्न और उत्तर मिलेंगे। ये मेरा टू द पॉइंट लिखवाया है आप लोगों को, चेक कर सकते हो आप लोग। नहीं नहीं, विश्वास तो वहां करते जहां प्रमाण नहीं होता है। प्रमाण आपके सामने है, आप चेक कर सकते हो आप। नहीं तो मैं मुझे कोई भी कॉपी दे दो, मैं आपकी कॉपी का मैं खोल के दिखा देता हूं आपको। हर लाइन में मैंने प्रश्न लिखवाया है और हर लाइन में मैंने आंसर लिखवाया है। इसका मतलब है इस कॉपी को ईमानदारी से पढ़कर चले जाना, आपके तो वारे न्यारे हो जाएंगे। अब आप जाओगे या नहीं जाओगे ये बड़ा मुश्किल है ना। छोटी सी एज में नौकरी लग जाओ। मैंने मेरी लाइफ में इतने पढ़ने वाले देखे हैं। मैं जब जयपुर में आया तो आने के बाद में मुझे गाड़ियों का शौक तो स्टार्टिंग से था, तो मैं गाड़ियाँ खूब बदलता था। मैं अच्छा लगता था बदलना। गांव जाते थे टसन मारते थे जाकर, होना चाहिए क्योंकि गरीबी में जिए थे ना यार, तो इतना फड़काबाजी तो चलता है, आपको मालूम है। तो जब भी जाता तो गाड़ियाँ वाड़ियाँ बदल के जाता था मैं। जयपुर में आते ही मेरे को एक और अकल आई मेरे को कि यदि जयपुर या जिस शहर में भी आप रहते हो, कहीं पर भी रहो आप, जिस शहर में रहते हो और आपको लगता है कि वहाँ लंबे समय तक रहोगे, तो फिर आपका घर वहाँ पर होना चाहिए। यही कारण है कि मैंने सबसे पहले प्लान किया कि घर बनाऊंगा मैं। आपके दुआओं से, आपके शुभकामनाओं से घर भी बढ़िया बन गया था, जोरदार वाला। नहाने धोने की सब सुविधाएं उसके अंदर है। अब आप भी कहोगे सर क्यों मजे ले रहे हो, घर में नहाने धोने की व्यवस्था नहीं होगी तो और कहाँ पर होगी। नहीं, मैंने नहाने धोने की व्यवस्था मैंने छत पे बना रखी है। मैंने स्विमिंग पूल बना रखा है छत के ऊपर, तो 3rd फ्लोर पे बना रखा है, तो जब मन करता है तो वहाँ पर भी जाके नहा लेते हैं फिर। और छत के ऊपर वो भी बना रखा है ना, उसकी भी व्यवस्था छत पे कर रखी है। कभी मन करता है तो फिर छत पर जाकर फिर बैठ जाते हैं। देसी आदमी है, गांव से जुड़े हुए, तो हुक्के की व्यवस्था भी छत पर कर रखी है ना। मज़ा आता है, थोड़ा सा डेकोरम भी चाहिए ज़िंदगी में। कमाते किस लिए, भागदौड़ किस लिए करते हैं, यदि लाइफ को ढंग से जिया नहीं तो वो तो चाहिए फिर वो। तो ओवरऑल जो मैं कहना चाह रहा था केवल इतना सा था। मेरे जब घर बन रहा था तो मेरे जो ठेकेदार जी थे जो घर को बनवा रहे थे, वो बड़ा भोला आदमी था, प्यारा आदमी था, बड़ी प्यारी बातें करता था। कभी मुझे लालची नज़र नहीं आया एक बार भी। वो टू द पॉइंट करता था, ईमानदारी से। 100 रुपये लेकर गया, कोई चीज़ चाहिए, 10 रुपये भी बचे तो 10 रुपये भी ला कर दिए, 9 रुपये बचे तो चिल्लड़ भी 9 रुपये ला कर दिया। तो उसे मेरी ट्यूनिंग बड़ी अच्छी जम गई मेरे को। तो कभी कभी वो अपने बेटे को साथ में लेकर आता, बात करता कि साहब ये मेरा बेटा है, पढ़ाई करता है, ऐसा वैसा। तो एक दिन वो लड़का अकेला मेरे पास आया, मतलब घर पर जहाँ काम चल रहा था वहाँ पर। मैंने बात की, मेरी समझ में नहीं आया कि क्यों आया, काफ़ी देर से बैठा था वो। तो मैंने उसको बुलाया, मैं इधर आया यार, क्या बात हुई, तो कैसे आया आज, कोई पापा ने काम से भेजा है क्या? कि नहीं, बोला ऐसे आया हूँ भाई साहब। तो मैंने कहा क्यों भाई, कोई काम है? उस समय वो 12th में था वो। तो मैं क्यों, कोई बात है क्या? कि नहीं, वो मुझे थोड़ी सी एक बात पूछनी थी। तो मैं कहा पूछ भाई। तो 12th पास हुई थी, फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया था कोई आसपास के कोई कॉलेज में, कानोता के आसपास गांव था उसका। तो उसने कहा कि मेरे को जयपुर रहना है। तो मैं कहा यार रह ले, इसमें कौन सी बड़ी बात है। कहते हैं कि पापा मना कर रहे हैं। तो मैंने कहा यार पापा मना कर रहे हैं तो
मैं कहा मैं बात करूंगा एक बार। अगले दिन उसके पापा आए तो घुमा फिरा कर मैंने पूछा, मैं कहा यार वो लड़के को क्या कर रहा है, तो 12th पास कर लिया, उसको पेपर वेपर दिलवा, अच्छी पढ़ाई करवा। उसने बोला कि सर 4-5 बच्चे हैं, सबकी एज लगभग एक जैसी है, अब किसे जयपुर में रखूं किसे नहीं रखूं समझ में नहीं आता, सबको रखने की हैसियत नहीं है। तो सर बोला मेरी तो बस की नहीं है। चूंकि उससे आत्मीयता अच्छी हो गई थी तो मैंने कहा यार थोड़ा बहुत सहयोग होगा, मुझे बतवा देना यार, थोड़ा बहुत सहयोग मैं करवा दूंगा, कुछ तू कर ले। ऐसा करके अपन लड़के को भेज देते पढ़ने के लिए। तो वो टालम टोल कर गया, ना तो हाँ बोला ना बोला। 2-3 दिन बाद में वो लड़का दोबारा आया मेरे को, मेरी उससे बात हुई। मैं कहा यार ऐसी ऐसी बात है, तो तेरे पापा तो मना कर रहे हैं, तो लेकिन तू फिर भी चाहता है तो एक काम कर भाई, तुझे कितना खर्चा चाहिए लगभग? तो कहते हैं कि मुझे मात्र 2000 रुपये महीना चाहिए। 2000 रुपये महीने जयपुर में और इस रोड के ऊपर आप हम लोग रहते ही है यहाँ पर, 2000 रुपये में क्या होगा? कहता भाई साहब मात्र 2000 रुपये चाहिए, मुझे उसके ऊपर 2 रुपये भी नहीं चाहिए। मैं कहा चल ठीक है भाई, 2000 रुपये तेरे को दे देंगे। तो ऐसा करके उसको 2000 रुपये हमने देना स्टार्ट कर दिया। अब साहब लगभग 7-8 महीने बाद में उस लड़के का रिजल्ट आता है। कोई परीक्षा दी थी उसने, और परीक्षा जब दी होगी उसने, तो उसका रिजल्ट जो आया था, कोई वीडियो की परीक्षा होती है ना, वीडियो, वो वीडियो का उसका पेपर हुआ और उस वीडियो में उसका सिलेक्शन हुआ। जब सिलेक्शन हुआ तो कुछ दिनों के बाद में ही लड़के का हेयर, आपको पता है स्टाइल तो बदलेगा ही नौकरी लगने के बाद में, घर का भी डेकोरम बदल गया। अब कुछ बात नहीं हुई, वो चीज़ें गई आई हो गई वो। अब साहब उसके कुछ दिनों के बाद में उसकी छोटी बहन को जयपुर भेजना था पढ़ने के लिए। अब लड़का हो गया ना पैसे वाला, मतलब पढ़ा सकता है वो। तो वो लड़का, वो लड़की और उसके पिताजी तीनों आते हैं जयपुर, और जयपुर आने के बाद में इसी रोड पर किसी जगह पर जहाँ उन्होंने कमरा लिया होगा उस जगह पर वो लड़का अपनी बहन को उतारता है, और उतारने के बाद में उससे कहता है कि तू चली जा तेरे कमरे पर, अब हम लोग घर जा रहे हैं। अब सब इस बात को सुनकर उन दोनों में जोरदार वाली लड़ाई हुई, पिता में और बेटे में। पिता इस बात से नाराज है कि लड़की पहली बार जयपुर आई है और तूने ऐसे रास्ते में उतार कर भेज दिया उसको, ऐसे कोई उतारते हैं क्या? उसको चलकर देखकर आते कि वो कमरे पर पहुंची या नहीं पहुंची। अब वो जोरदार वाली लड़ाई हुई, ना लड़का लड़की के पीछे गया अपनी बहन के पीछे, ना अपने पिताजी को जाने दिया, और साहब वो लड़ते लड़ाते क्यों नहीं मेरे पास आ जाए। तो मेरे को सारी बात उसके पिताजी ने बताई कि इतना नालायक हो गया, नौकरी लग गया, तो क्या अपने आप को भगवान समझ रहा है क्या? क्या इसी ने हम सबको पाला है क्या? तो फिर मैंने कहा यार मैं तूने ऐसा क्यों किया? लड़के पर विश्वास था बहुत ज़्यादा, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गई थी जान पहचानते हुए। तो उस लड़के ने कहा कि क्या आप लोग जानते थे कि जयपुर में 2000 रुपये में गुजारा कैसे होता है? क्या कभी आपने मुझे आकर देखा कि मैं कहाँ रहता हूँ, कैसे रहता हूँ? तो उसके पिताजी ने कहा भाई कहाँ से आकर देखते हैं, तूने कभी कमरा बताया क्या? तो लड़का क्या कहता है कि कमरा मैंने इसलिए नहीं बताया कि कहीं आप मुझे मिलने ना आ जाओ, और मिलने आओगे तो आपको मेरे हालात भी मालूम चलेंगे। साहब जो लड़का था वो ई रिक्शा चलाता था 6 घंटे, इस रोड पर किराए पर लोग देते हैं, 6 घंटा वो ई रिक्शा चलाता था, और 6 घंटे में से बाकी जो 18 घंटे बचते 24 घंटे में से, उस 18 घंटे में से वो अपना केवल पढ़ाई और जो आराम करने का काम था वो करता था। वो लड़के ने बताया, अब फिर घूम फिर के आया कि लड़की को क्यों उतारा, तो उसने जवाब दिया कि साहब बहन को भी इसलिए उतारा ताकि वो कष्टों में रहे, आप उसको नहीं जानो, आपको पता नहीं लगे कि वो कहाँ रहती है, ताकि वो केवल अपनी पढ़ाई का काम ईमानदारी से कर सके। अब साहब मैं लौटकर आपके ऊपर आता हूँ कि साहब आप और हम लोग वो लोग हैं जो अपने आप को केवल और केवल आराम के दायरे में बांधकर रखते हैं, सुकून के दायरे में बांधकर रखते हैं। और जिस व्यक्ति ने अपने आप को आराम और सुकून के दायरे में बांध लिया, माफ करना दोस्त, वो कभी कामयाबी का स्वाद नहीं चख सकता। इसलिए यदि स्वाद हमें कामयाबी का चखना है तो कुछ समय के लिए, थोड़े समय के लिए हमें तकलीफों के रास्ते पर चलना होगा, और थोड़ा सा समय यदि तकलीफों के सहारे हमने गुजार लिया तो जीवन को खुशहाल बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। एक तरफ पेपर चोर है, मान ही नहीं रहे, हर पेपरों में चोरी कर रहे हैं।
दूसरी तरफ है भाई नकल वाले, हर परीक्षाओं में नकल करते हुए पकड़े गए, आपको मालूम है, वो भी चुप होने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो दो तो दुश्मन पहले से बैठे हुए हैं, तीसरे दुश्मन है साहब बड़ी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने पार्ट टाइम में बीएड और बीएसटीसी कर लिया है, तो वो दुश्मन भी परीक्षाओं में बैठते हैं। भाई साहब यूपीएससी, आरपीएससी, आईएएस, आरएएस की तैयारी करने वालों ने भी बीएड और बीएसटीसी कर लिया, तो उन गधों से भी हमारा कंपटीशन होता है। और फिर कुछ नालायक ऐसे हैं जो ना तो खुद चैन से सोते हैं, ना दूसरों को सोने देते हैं। अब आप बताइए मेरे को, नौकरी के लिए इतने जालसाजों से कंपटीशन है, तो सब थोड़े से मेहनत से तो बात बनने वाली नहीं है। ये सच है, ये कड़वा सत्य है ये। इसलिए जब मैं जयपुर आया था तो भाई मैंने तो पहली बार कसम खा ली थी कि खूब सारी मेहनत करेंगे, और जब खूब सारी मेहनत करेंगे तो रिजल्ट भी खूब सारे मिलेंगे। यही कारण है भाई, मैं तो कभी मेरे जीवन में मेहनत से भागा नहीं कभी आज तक, और यही कारण है जितना मेहनत किया उससे ज़्यादा परिणाम मिला। मैं आपसे भी ये बात कह रहा हूँ, आप भी ईमानदारी से मेहनत करके देखो, आपको भी आपकी मेहनत से दुगुना मिलेगा आप लोगों को। लेकिन कब मिलेगा? जब हम मेहनत करेंगे। मेहनत से कोई व्यक्ति बीमार नहीं होता। होता है क्या? कभी नहीं होता। अभी धूप में 4 घंटे काम करेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे हम लोग, लेकिन हम कितनी भी गर्मी में बैठकर पढ़ाई करेंगे तो हमारी तबीयत खराब होने वाली नहीं है। तो भाई पढ़ाई करनी है, जोरदार वाली करनी है, ईमानदारी से करनी है, और रिजल्ट पॉजिटिव लेकर आना है, ताकि पड़ोस और पड़ोसन की छाती पर मूंग दड़ने का काम कुशलता पूर्वक किया जा सके। क्या ख्याल है आप लोगों का? बात सही है, गलत बात है? ये तो सही है ना? तो होंगे कामयाब, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, इसी बार। देखो भाई, पॉजिटिविटी ठूस ठूस के भरी होनी चाहिए, अब की बार नहीं, इसी बार कामयाब होंगे। एक दिन, हरगिज नहीं, इसी बार, अब की बार, इसी टाइम कामयाब होना है। इसको हमें बार बार पंचवर्षीय योजना नहीं बनानी है। तो आपने हेडिंग बना देना है जल्दी से, और ये रहेगा प्रायोजना विधि के सोपान। प्रायोजना विधि के सोपान कितने होते हैं भाई? 6 होते हैं। किसके अनुसार और कहां पर लिखे थे इसने? ये अपनी पुस्तक में क्या नाम था? द फाउंडेशन ऑफ टीचिंग मेथड। वेरी गुड, ये हुई ना बात। लिखा हम लोगों ने, किलपैट्रिक ने प्रायोजना विधि के 6 सोपान बताए हैं, जिनका विवरण अपनी पुस्तक द फाउंडेशन ऑफ टीचिंग मेथड में, द फाउंडेशन ऑफ टीचिंग मेथड में दिया है। भाई कोई शब्द, देखो मेरी आदत थोड़ी घसीटे मार के लिखने की है, तो कोई शब्द समझ में नहीं आए तो प्लीज मुझे बता दिया करिए। द फाउंडेशन ऑफ टीचिंग मेथड में निम्न प्रकार से किया है। मजा आ जाएगा। ये 6 नाम जो है ना भाई, सीक्वेंस से आप याद कर लोगे तो मैं समझूंगा कि आज का काम जो है ना वो अपन ने जंग जीत ली आज की। और मैं तो याद करवा दूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है, बस उसके बाद में आगे आप याद रख लेना। आज मैं याद करवा दूंगा। आगे चले या नहीं चले? चले। तो इसको तो थोड़ी देर के लिए मैंने छोड़ दिया यहीं पर, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत नहीं है अभी मेरे को। अब आज क्या हुआ कि हमने क्लास ली, थोड़ा सा मुझे भी लगा जाते जाते कि यार थोड़ा मोटिवेट करूँ एक बार आपको। मैंने मोटिवेट किया, यार पढ़ाई करनी है।
कामयाब होना है, रिजल्ट लेकर आना है, वो भी अभी की बार लेकर आना है। थोड़ा सा आपको मैंने ज़्यादा कन्विंस किया कि नहीं रिवीजन करना है, तो आपके भी माइंड में सेट हुआ कि ठीक है यार, मौज भी करेंगे, मस्तियाँ भी करेंगे, सारे काम करेंगे, लेकिन पढ़ाई भी जरूर करेंगे, ये आपने थोड़ा प्लान कर लिया। तो जब आप यहाँ से घर पर गए थे, तो जब घर पर गए तो आपके दिमाग में ये बात तो थी कि यार सर ने पढ़ने के लिए बोला है, तो आपने क्या किया, घर गए, खाना वाना खाए, जो भी बनाना था बनाया आप लोगों ने। खाना बनाते हो क्या आप लोग? अरे कौन कौन बनाते, जरा हाथ खड़े करना एक बार। मारे भाई साहब, क्या बात है। अच्छा लड़कों, आप लोग बताइए, जैसे अभी दिमाग में चल रहा है कि क्या पकने वाला है आज शाम को? सच्ची बताना ईमानदारी से। नहीं मैडमों, आप लोगों को चल रहा है दिमाग में क्या पकने वाला है? नहीं चल रहा? तो मतलब क्या सुविधा है पहले से कि क्या पकाना है? या रास्ते में जाओगे जब डिसाइड करोगे क्या पकेगा? रास्ते में जाओगे जब? अरे वाह यार, अच्छा मजा आता है ना कुकिंग करने में? आता है नहीं आता है? आता है। अरे वाह। कढ़ाई पनीर किस किस को बनाना आता है? कढ़ाई पनीर किसे बनाना आता है? आपको आता है? अच्छा आपको भी आता है? वाह यार दोस्त, दिल खुश कर दिया आपने तो यार। अच्छा, कढ़ाई पनीर कढ़ाई में बनता है, इसके अलावा कोई बता सकता है कि कढ़ाई पनीर को कढ़ाई पनीर क्यों कहा जाता है? हाँ, मुझे तो नहीं पता, क्योंकि मेरे को तो मटर पनीर बनाना आता है, मटर पनीर बनाना आता है, वो तो मेरे को बनाना आता है। हाँ, कभी भी कर लेंगे प्लान। कुकिंग करना मुझे अच्छा लगता है मेरे को। मैं स्टार्टिंग से जब हम लोग हॉस्टल वगैरह में रहते थे तब भी हमने खूब कुकिंग करते थे, मज़ा आता था कुकिंग करने में। और मैं खीर बहुत अच्छी बनाता हूँ, मैं पराठे बहुत अच्छे बनाता हूँ, मैं पालक की पनीर वाली सब्जी बहुत अच्छी बनाता हूँ, दाल बहुत शानदार बनाता हूँ, छोले की सब्जी बहुत शानदार बनाता हूँ, राजमा की सब्जी बहुत अच्छी बनाता हूँ, जिद पर आ जाए तो आलू और टमाटर की सब्जी बहुत अच्छी बनाता हूँ, और यदि मूड बहुत अच्छा है तो मेरे से अच्छे कड़ी की सब्जी कोई बना ही नहीं सकता। मजा आता है कुकिंग करने में। पक्का जिस दिन आपकी का सिलेक्शन हो जाएगा उस दिन आप लोग पहले दिन मेरे पास आ जाना डायरेक्टली। आपकी 3 दिन 2 दिन 4 दिन की व्यवस्था मेरी तरफ से पक्का है, ये डेफिनेटली है ये। और ऐसा नहीं कि नहीं आते हैं, कसम से बता रहा हूं, मेहनत करने वाले लोग बड़े पागल होते हैं। अभी जो सेकंड ग्रेड का रिजल्ट आए थे ना, अभी कुछ टाइम पहले, हमारी एक लड़की थी, कोई स्टूडेंट थी, इंदौर की रहने वाली थी। एक लड़के ने फ़ोन किया कि सर, बोला मैं बोल रहा हूँ, तो मैं कहा यार मैं अभी क्लास में हूँ, तू कहे तो मैं बाद में बात कर लूँ एक बार, कि नहीं सर 2 मिनट बात करनी है। तो मैं कर भाई बात, कि सर बोला लाइन पे कोई है। मैं लाइन पे कोई है? मैं करा बात करा। लाइन पर कोई लड़की थी, पूजा नाम की लड़की थी, सुनो जरा बात को। तो उसने कहा कि सर मेरा सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन हो गया है, साइंस सब्जेक्ट की थी। बोला मैं जयपुर कल आऊँगी और मैं पार्टी देना चाहती हूँ कई सारे टीचरों को मिलाकर, उनके बैच के स्टूडेंट्स होंगे उनको। मैं कहा भाई पूजा मोस्ट वेलकम है, आ जाना, कोई दिक्कत नहीं, हम तैयार रहेंगे। मैं नहीं जा पाया, मेरी क्लासेस लेट थी। मुझे बहुत खुशी हुई, 3 दिन तक लड़की जयपुर में रुकी, 3 दिन तक धमाल मचा कर गई। आप मुझे बताइए, यही तो मजा है कामयाब होने के बाद, सही है ना? जिस दिन नौकरी लग जाएगी, रिजल्ट आ जाएगा, उस दिन तो जिस दिन जहां कदम रखोगे वहां लगेगा कि सारी सल्तनत ही आपकी है या नहीं है? तो बस एक बार जल्दी से कामयाब हो जाइए एक बार, फिर कहेंगे मजा आएगा। और मेरी तरफ तो डन है, बोल दिया पहले मैंने आप लोगों को, ट्रीट मेरी तरफ से वो भी डन, लेकिन रिजल्ट पॉजिटिव आने के बाद। जहां रहो वहां से फोन कर देना, गुरुजी हम आ रहे हैं। भाई साहब जो मर्जी आएगी वहां पलक पावड़े बिछा दूंगा आपके लिए, आपको लाने से लेकर आपको ले जाने तक। लेकिन कब? रिजल्ट
आने के नहीं, रिजल्ट आते ही, बाद भी क्यों, है ना, बाद भी क्यों। उधर रिजल्ट देखा गुरुजी को, गुरुजी तैयार हो जा, बोला क्यों, बोला रिजल्ट आ गई हो। चलिए, तो आप घर गए, खाना वाना खाया, खाना खाने के बाद में दिमाग में आग लगी हुई थी, नहीं पढ़ाई करनी है, अब तो गुरुजी ने पार्टी देने की भी बात भी कर दी। तो आपने सबसे पहले क्या किया, आपकी नज़र जहां पर आप रहते हो उस कमरे में आपकी नज़र गई, आपने क्या देखा, जगह जगह पर आपकी किताबें बिखरी पड़ी है, पेन पेंसिल बिखरे पड़े हैं, कपड़े बिखरे पड़े हैं, बर्तन बिखरे पड़े हैं, टॉवल कहीं पर पड़ा है, पिलो कहीं पर पड़ा है। आपने सबसे पहले आपने बुक्स को जगह पर रखा, पेन पेंसिल को जगह पर रखा, पानी की बोतलें थी उनको जगह पर रख दिया है, कर्टेन वगैरह थे, पर्दे वगैरह, उनको भी ठीक कर दिया आपने, पिलो वगैरह ठीक किया, ब्लैंकेट बेडशीट वगैरह ठीक किया, झाड़ू भी आपने निकाल दिया। ये प्रायोजना का पहला स्टेप है, ये पहला स्टेप है। आपने क्या किया, अभी आपने परिस्थितियों का निर्माण किया है आपने। तो पहला स्टेप कौन सा होता है, चाहे परिस्थितियों का निर्माण कह देना और चाहे कह देना वातावरण का निर्माण, पहला स्टेप हुआ। अब साहब दूसरा स्टेप आया, आपने माइंड तो प्लान कर लिया कि पढ़ाई करनी है आज से, अभी से, लेकिन अब दूसरी दिक्कत ये आई कि पढ़ना क्या है। ये सबसे बड़ा प्रश्न होता है जब हम इवनिंग को पढ़ने बैठते हैं, कई समय तक कंफ्यूज रहते, पढ़ना क्या है, मैथ पढ़ूं या जो भी सब्जेक्ट है कौन सा सब्जेक्ट पढ़ूं उसमें से। फाइनली आपने डिसाइड कर लिया कि चलो आज तो करंट जीके पढ़ ली जाए, आज आर्ट एंड कल्चर पढ़ लिया जाए, आज इंग्लिश पढ़ लिया जाए, आज हिंदी पढ़ लिया जाए। तो ये काम जब आपने किया तो आपने दूसरा काम कर दिया और उसे कहते हैं प्रायोजना का चयन करना। कौन सा काम हो गया है, प्रायोजना का चयन करना। अब दो काम जब आपने कर लिए तब फिर दोबारा आपके दिमाग में एक समस्या आई कि यार ये तो मैंने डिसाइड कर लिया कि पढ़ना क्या है, अब मुझे ये प्रॉब्लम है कैसे पढ़ूं मैं। कैसे पढ़ने का मतलब है केवल रिवाइज करना है, केवल रीड करना है, नोट्स बनाने हैं या लिख लिख कर पढ़ना है, मैं कैसे पढ़ूं। तो जब आपने काफी दिमाग लगाया कैसे पढ़ूं, तो आपके दिमाग में आया कि नहीं यार आज तो मैं रिवाइज करूंगा। ये तीसरा काम है आपका और इसी को कहते हैं योजना बनाना। क्या हो गया है, योजना बनाना। अब जब आपने योजना बना ली, जब आपकी योजना बन चुकी है, आधे से ज्यादा विद्यार्थी योजना बनते ही अपने कमरे की लाइट बंद कर देते हैं, सबको गुड नाइट मैसेज डाल देते हैं और कह देते हैं कि बस अब पढ़ाई तो करनी है तो कल से स्टार्ट कर ही देंगे। लेकिन जो लाइट बंद करके सोया उसकी कमरे में यदि खिड़की है और जैसे ही उसकी नज़र खिड़की से बाहर जाती है तो दूसरी खिड़की की तरफ जैसे ही उसकी नज़र जाती है वहाँ पर लाइट जल रही होती है, फिर माथा खराब हो जाता है कि दुश्मन अभी जाग रहे हैं, मैं भला कैसे सो सकता हूँ। भाई साहब किताब पर हाथ चले जाता है, पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है। ये हो गया है फोर्थ स्टेप, योजना का क्रियान्वयन करना। कौन सा हो गया है, योजना का क्रियान्वयन करना। अब जब योजना का, अभी तो रुको ना यार, 1 मिनट है अभी तो, मजेदार तरीके से 6 स्टेप याद करवा रहा हूं, थोड़ा कोऑपरेट कर दो, मजा आ जाएगा। फिर आप जाओगे तो हंसी खुशी जाओगे। फिर जब हम योजना को लागू करते हैं, समझदार व्यक्ति हमेशा पीछे मुड़कर जरूर देखते हैं कि जैसी मैंने योजना बनाई वैसा मैंने काम किया भी है या नहीं। और जब आप चेक करोगे कि क्या मैंने योजना के अनुसार काम किया है या नहीं किया है, उसको कहा जाता है मूल्यांकन। क्या कहा जाता है, मूल्यांकन। और मूल्यांकन से हमें रिजल्ट मिलते हैं, परिणाम मिलते हैं। और समझदारी इसमें होती है कि जो परिणाम है उन्हें हमें लिख कर रखना चाहिए ताकि वो भविष्य में काम आ सके, और उसी को कहा जाता है लेखा जोखा। तो स्टेप कितने हुए, 6 हुए हैं। पहला कौन सा है, परिस्थितियों का निर्माण करना। दूसरा कौन सा, प्रायोजना का चयन करना। तीसरा कौन सा, योजना बनाना या नियोजन करना।
फोर्थ कौन सा होगा? क्रियान्वयन करना। पांचवा कौन सा है? मूल्यांकन करना। और छठा कौन सा हो गया है? तो जवाब दिया है आपने, लेखा जोखा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।